मेरा, उनका मेरा सेम सेंटर था। कौन रमेश्वर भैया? रामेश्वर। अरे जो एकदम शांत रखते हैं, जो बने डीपी अधिकारी बने हैं, हेड वाला पानी का अफसर। अच्छा। अब पता है आपको, उन्होंने कभी कोचिंग नहीं किया, फ्री का रमेश का कभी इंटरव्यू तक जा नहीं है, कभी भी। वो 4-5 साल कंटिन्यू करे, लोग बोलते पढ़ना पढ़ना पढ़ना, हम 3 साल कॉलेज के अंदर कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब बताओ उसका पूरा एक पंच पर पढ़ने डायरी से लावे मैं इसे पकड़ा जट दिखा देना बिना टीवी नहीं गया, मतलब पढ़ते 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 सर बात के बाद आदमी घर में कर आप पढ़ेंगे इसकी तरफ मन डाली सकता है हरामी भैया स्ट्रेटजी में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। हां बात सही है तो करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मेरा मोबाइल देना, तो एक बार लिंक चेक कर लिया जाए, या तो आप ही लोग चेक करो सही है कि नहीं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग साक्षी। साक्षी आ गई, मतलब सब ठीक है। हाँ चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग में पिछले क्लास में फ्रांस की क्रांति पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा नोट्स तैयार हो रहा है, जो मैं कुछ दिनों में आप लोग को पीडीएफ बना के आप लोग को ग्रुप में सेंड करूंगी। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एकदम फैक्चुअल, उतना पढ़ लोगे ठीक है, तो आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन बना लोगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? विश्व इतिहास का एक टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विश्व इतिहास। विश्व इतिहास, और इस विश्व इतिहास में अभी तक हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था हमारा क्या? पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण पुनर्जागरण में हमने देखा किस प्रकार एक ऐसा समय आता है जब मध्यकालीन समाज था पुनर्जागरण से पहले, है ना? मध्यकालीन समाज, और मध्यकालीन समाज कैसा था? अंधविश्वासी। ठीक है, मध्यकालीन समाज हमने देखा कि इसमें अंधविश्वास फैला हुआ था। हमने यहाँ पे देखा कि जो परंपरावाद यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे रूढ़िवाद और पोप की सत्ता यहाँ पे चल रही थी। ठीक, ये सारी चीजें, ये सारी कह सकते हैं नकारात्मक चीजें हम कब देखते हैं? पुनर्जागरण काल में चल रहा था। इसी पुनर्जागरण के समय में एक ऐसा आंदोलन होता है जिसमें कुछ विद्वान जो है वो निकल करके आते हैं और लोगों में एक समझ आती है। फिर रिजल्ट, इसका परिणाम क्या आता है? इस पुनर्जागरण का परिणाम क्या निकला? तर्कवाद, है ना? तर्क करो, क्या करो? प्रयोग करो, प्रयोगवाद। ठीक, और ये जो है पुनर्जागरण से जन्म लेता है। तो कभी आप लोगों से, चलिए आज का आपका सवाल है, फादर ऑफ रेनेसा, विच कंट्री इज नोन एज फादर ऑफ रेनेसा? तो क्या बताओगे? फ्लोरेंस शहर इटली का। ठीक है, फ्लोरेंस इटली का क्या है? ये जो शहर है जिसको क्या माना जाता है? फादर ऑफ रेनेसा, पुनर्जागरण का क्या माना जाता है? उसको पिता जो है वो माना जाता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं कि नहीं? ये सब पढ़े हैं। ठीक है, यही जो पुनर्जागरण का जो परिणाम था, वो पुनर्जागरण का परिणाम हमें कहां लेकर के जाता है? हाँ, पुनर्जागरण का परिणाम हमें कहां लेकर के गया? धर्म सुधार आंदोलन की ओर लेकर के गया। ये धर्म सुधार आंदोलन में इतने सारे विचारक जो है वो निकल के आता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विच कंट्री इज नोन एज फादर ऑफ रिलीजन रिफॉर्म्स, तो क्या बताओगे आप लोग? नहीं, इटली के रोम से शुरू हुआ था। धर्म सुधार आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? याद करो कहां से? मार्टिन लूथर। ठीक है, ये कहां से शुरू हुआ था? जर्मनी से शुरू हुआ था। आप लोग इतनी जल्दी भूल रहे हो? तो अगर कभी पूछा जाएगा कि फादर ऑफ
ये सब प्रश्न पूछता है ना, इसलिए मैं बता रही हूं। फादर ऑफ रिलीजन, रिलीजन रिफॉर्म्स, धार्मिक सुधार। रिलीजन रिफॉर्म मतलब कि धार्मिक सुधार। ये है क्या आपका जर्मनी। जर्मनी में ही वहां के एक जो है धर्मशास्त्र के प्रोफेसर थे, क्या नाम था उनका, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर के आने पर प्रोटेस्टेंट की धारा शुरू होती है, जिसमें उस समय ये धार्मिक सुधार आंदोलन क्या था, धर्म में जो विभिन्न प्रकार की क्या थी, कुरीतियां थी, जैसे विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लेना हम देख रहे थे। फिर क्या कहते हैं, उस समय जो पोप थे उन्होंने हाँ हाँ लेकर के आए थे। अब देखो मार्टिन लूथर क्या लेकर के आए थे, उसके अगेंस्ट 95 थीसिस लेकर के आए थे, 95 सिद्धांत लेकर के आए थे। ठीक, तो ये सारी चीजें हम धर्म सुधार आंदोलन देखे। धर्म सुधार आंदोलन, अच्छा धर्म सुधार आंदोलन के बाद हमने देखा कौन सा, धर्म सुधार। देखो एक टॉपिक और है तीसरा, ये हम पढ़े नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, और ज्यादातर कई सारे स्टेट के सिलेबस से ये हट चुका है। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है क्या, प्रबोधन। उस टॉपिक का नाम है क्या, प्रबोधन। इंग्लिश में इसको इनलाइटमेंट कहा जाता है, इनलाइटमेंट। जैसे कि भगवान बुद्ध को इनलाइटमेंट प्राप्त हो गया था ना, प्रबुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उसी काल को कहा जाता है क्या, प्रबोधन काल कहा जाता है। तो जब ये दोनों चीजें हुई ना, जब ये हुआ, लोगों में पुनर्जागरण आया कि जिस समय प्राचीन काल के सिद्धांत को वापस लेकर के गया। जैसे अगर आज हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो हमारे ऋग्वैदिक काल को देखो, दयानंद सरस्वती ने कहा ना वेदों की ओर लौटो, तो वेदों में कुछ तो ऐसी बात है, इतनी अच्छी हमारी बात है, जिस समय हमारे समाज में जो बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे उनकी ओर लौटो। बीच में मध्यकालीन समाज कैसा था, अंधकार का युग था, अंध युग था, जिसमें विभिन्न प्रकार की कुरीतियां आ जाती है, रूढ़िवाद आ जाता है, ठीक है, सती प्रथा आ जाती है। फिर क्या आया, आधुनिक काल आया, राजा राम मोहन राय आए, और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद किया। मतलब पहले हम जागे हुए थे, फिर सो गए थे, फिर जागे, तो उसके लिए कुछ विचारक हुए, तो वो पुनर्जागरण काल था। सब पुनर्जागरण, जब हम जागे मतलब आधुनिक में प्रवेश किए, वो पुनर्जागरण काल। जब पुनर्जागरण काल आया, लोगों ने ये सवाल करना, प्रश्न ये सवाल करना शुरू किया कि मूर्ति पूजा क्यों, है ना, तब धर्म सुधार आंदोलन हुआ। उस समय धर्म में जो विद्वान, विभिन्न प्रकार की जो बुराइयां थी, उसके अंत के लिए क्या शुरू होता है, धर्म सुधार आंदोलन हुआ, जो कि कहां से होता है, जर्मनी से। जर्मनी से शुरू होने का कारण ये था कि जो मार्टिन लूथर थे वहीं से थे। ठीक है, पोप भले कहां पे था, इटली में था, तो उन्होंने तो क्या कहते हैं, वो इंडल्जेंस ले आए थे वो, ठीक है, पाप विमोचन पत्र लेकर के आए थे कि उस पाप विमोचन पत्र को पैसा देकर के जो भी खरीदेगा वो अपने पाप से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो उसी के विरोध में क्या शुरू होता है, उसी के विरोध में मार्टिन लूथर जो होते, जो जर्मनी में धर्मशास्त्र के प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला पोप जो कह रहे हैं वो गलत है। फिर वो अपनी तरफ से क्या लेकर के आते हैं, 95 थीसिस लेकर के आते हैं। इसी को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है, प्रोटेस्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा, ये एन है ना, प्रोटेस्टेंट। जो मार्टिन लूथर को मानते हैं उनको क्या कहा जाता है, सुधारवादी, या उनको प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, ये अब ये जो उसके बाद का जो काल है, इनलाइटमेंट, प्रबोधन, ये सिलेबस से, ज्यादातर सिलेबस से हट गया है, इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़े हैं। वही है कि इन दोनों के प्रभाव की वजह से लोगों में कैसे, लोगों में क्या आया, लोगों में अपने विवेक से चीजों को समझने की क्षमता आई। वाद विवाद का दौर आया कि अब किसी भी चीज को हम मानेंगे तो उसके पहले क्या करेंगे, वाद विवाद करेंगे। ठीक है, तर्कवाद भी कह सकते हो, तर्क के बाद ही इसी समय प्रयोगवाद जो है आता है कि प्रयोग करेंगे फिर जानेंगे। ठीक है, इसी समय आया कि पहले क्या किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, क्षण। ठीक है, ये सारी चीजें ये कब आती है, प्रबोधन में आती है। तो ये तीन काल, और यही वो प्रभाव हैं जिसकी वजह से हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है वो क्या है, आपका औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ऐसे ही थोड़ी आ जाएगी, औद्योगिक क्रांति को लाने से पहले ये बैकग्राउंड तैयार होना पड़ेगा ना। ठीक है, सरकार भी जब कोई पॉलिसी लॉन्च करती है तो पहले अच्छे से बनाती है ना, रिसर्च करती है ना। तो अब औद्योगिक क्रांति जब आएगा तो औद्योगिक क्रांति के पीछे के कारण क्या थे, तो ये सारे पीछे में कारण थे कि लोगों में पुनर्जागरण आया। और पुनर्जागरण का सबसे सबसे बड़ा रिजल्ट क्या था बताइए, तो वो कौन सा शब्द था, मानववाद के पिता। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें क्या आता है, मानवतावाद, जिसको आप क्या कह सकते हो, इसको व्यक्तिवाद भी कह सकते हो, कि अब व्यक्ति साधन नहीं है, व्यक्ति क्या है, साध्य है। अब जो कुछ भी होगा वो व्यक्ति के लिए होगा।
ठीक है। अब व्यक्ति के लिए कोई कुछ करना है, व्यक्ति के लिए कुछ भी करना है, तो व्यक्ति को सोच, कपड़े बनेंगे तो किसके लिए बनेंगे? व्यक्ति के लिए बनेंगे, है ना। अभी नस्ल सुधार, पशुओं में नस्ल सुधार होगा, क्यों होगा? ताकि पशु अच्छे से दूध दे। तो इससे फायदा किसको? भगवान को हो रहा है क्या? ठीक है। ईसाई को थोड़ी, मतलब ईसा मसीह को थोड़ी ना होगा। किसको फायदा होगा? इंसानों को होगा। मतलब कि मानवतावाद। अगर पूछा जाए कि पुनर्जागरण का दो डायमेंशन क्या था, मतलब कि दो दिशा, उसकी दो डायमेंशन क्या था, तो एक तो था मानवतावाद और दूसरी क्या थी? इसका दूसरा डायमेंशन ये था कि नए भौगोलिक खोजे, अमेरिका मिला, है ना, इधर ओसनिशिया मिला। ठीक है। ये तरीके से ये जो है आपका पुनर्जागरण, उसी पुनर्जागरण से धर्म सुधार आंदोलन, फिर प्रबोधन का युग जो है वो आता है। तो अगला चरण शुरू होता है क्या? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति, या इसी को और फिर कहेंगे हम क्या? औद्योगिकीकरण। चलिए, ये है आज हमारा टॉपिक, औद्योगिक क्रांति और या फिर औद्योगिकीकरण। चलिए, सबसे पहला सवाल तो है कब शुरू हुआ? ठीक है। कहाँ शुरू हुआ? ठीक है। किस क्षेत्र में शुरू हुआ? किस क्षेत्र में शुरू हुआ? किसके नेतृत्व में? ये सारे सवाल आपके प्रश्न बनेंगे। इसमें से एक एक प्रश्न जो है आपका प्रश्न बनेगा, किसके नेतृत्व में ये हुआ, ये आपका। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुई उसके पीछे, अच्छा, औद्योगिक क्रांति का फिर देखेंगे ये है क्या भैया, क्या है, अर्थात क्या औद्योगिक क्रांति सच में एक क्रांति थी या एक क्रमिक विकास था? क्रमिक विकास था। ठीक है। आप लोग बताओगे क्या ये क्रांति थी कि क्या ये एक क्रमिक विकास था? अगला है, यहां पे देखिए, औद्योगिक क्रांति। ठीक, औद्योगिक क्रांति के विविध मॉडल। आप लोग को आज बहुत सारी नई नई बातें जो है वो पता चलेगी, इंटरेस्टिंग तरीके से देखने को भी मिलेगी। ठीक है। विविध मॉडल, विविध मॉडल, जैसे कि मॉडल्स की बात करें तो इंग्लैंड का जो मॉडल था औद्योगिक क्रांति का, वो क्या था? वो पूंजीवादी था। ठीक। जैसे कि जर्मनी का जो मॉडल था वो क्या था? वो राष्ट्रवादी था। फिर जब हम अमेरिका में आते हैं, अमेरिका की जो औद्योगिक क्रांति थी वो थोड़ी सी पूंजीवादी थी और थोड़ा सा क्या था? ये थोड़ा सा राष्ट्रवादी था, राष्ट्रवादी। फिर जब हम रूस में आ जाते हैं तो रूस का मॉडल कैसा था? समाजवादी था। ठीक है। यहाँ पे समाजवादी था, सब कुछ सरकार का। फिर एक आता है क्या? मिश्रित मॉडल। जो मिश्रित मॉडल है इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि हम थोड़ा सा इसमें समाजवादी भी देखेंगे, इसमें थोड़ा सा हम पूंजीवादी भी देखेंगे और थोड़ा सा हम इसमें क्या देखेंगे? राष्ट्रवादी भी देखेंगे। ये वाला मॉडल, और ये वाला मॉडल कहाँ देखने को मिलता है आपको? भारत में। ये मॉडल है कहाँ पे? भारत, हमारा प्यारा भारत। ठीक है। ये मॉडल हमें कहाँ देखने को मिलता है? भारत में। तो ये है क्या? आपके पूंजीवाद के अलग अलग, औद्योगिक क्रांति के अलग अलग मॉडल। हर जगह औद्योगिक क्रांति एक जैसी नहीं रही है और एक क्षेत्र में भी नहीं आई है और एक रीजन की वजह से भी नहीं आई है। ठीक है। इसीलिए औद्योगिक क्रांति के क्या है? अलग अलग मॉडल है। अब देखो अगला सवाल, आप लोग अगला सवाल, उसी का अगला पॉइंट है कि औद्योगिक क्रांति क्यों शुरू हुई? औद्योगिक क्रांति क्यों शुरू हुई? क्या आवश्यकता थी? पहले जैसे चल रहा था वैसे चलने देते ना, है ना। पहले मध्यकालीन जैसा समाज चल रहा था, जैसे पुराने हल के माध्यम से खेत जोते जा रहे थे, वैसे चलने देना चाहिए था। क्यों शुरू हुआ भैया औद्योगिक क्रांति? अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति जो थी वो इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुई? इंग्लैंड में ही क्यों? क्या आवश्यकता थी इंग्लैंड में ही? इतने सारे तो यूरोप में देश हैं, विश्व में इतने सारे देश हैं, तो इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुई ये औद्योगिक क्रांति? ये देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम औद्योगिक क्रांति का प्रभाव
औद्योगिक क्रांति का प्रभाव समाज में कैसा प्रभाव हुआ, आर्थिक स्थिति में कैसा प्रभाव हुआ, राजनीतिक स्थिति में कैसा प्रभाव हुआ, और लास्ट में देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए के वजह से, क्योंकि आप लोग के व्याख्याता के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में कहीं से प्रश्न बनेगा तो यहीं से प्रश्न बनेगा। ठीक है, आविष्कार, इस समय जो विभिन्न प्रकार के जो आविष्कार होंगे, टेलीफोन का आविष्कार, क्या कहते हैं, भाप इंजन का आविष्कार इस समय होगा, टेलीग्राफ का आविष्कार, हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो होगा, ड्रिल मशीन का जो आविष्कार होगा, बाड़ाबंदी, चकबंदी, इसका जो आविष्कार होगा, ये सब कब हुआ है, इसी समय हुआ है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए ये वाला है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है आप लोगों का, पहला सवाल क्या है, कब शुरू हुआ, है ना, कोई बता सकता है मुझे कब शुरू हुआ है ये? 1750 से लेकर के देखो 1850 के बीच में, मतलब आप कह सकते हो 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, है ना, हाँ, मध्य कह सकते हो, 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भी कह सकते हो, और 18वीं शताब्दी का आप मध्य समय भी कह सकते हो। कहाँ शुरू हुआ है? अभी हमने देखा कहाँ पे शुरू हुआ है, ये इंग्लैंड से। ये प्रश्न पूछा जाता है, स्टार मार्क कीजिए कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो इंग्लैंड से शुरू हुई है। किस क्षेत्र में? तो किस क्षेत्र में, तो मुख्यतः ये किस क्षेत्र में, आप लोग अपने कॉपी में एकदम बढ़िया से जमा के लिखोगे। ठीक है, मैं ऐसे भले आप लोग को समझाने के लिए इसी पेज में लिख रही हूँ, आप लोग बढ़िया से जमा के लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किसके नेतृत्व, किस क्षेत्र में हुआ, तो मुख्यतः वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में। हाँ, मुख्यतः वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में। वस्त्र उद्योग में क्या होता है, जब औद्योगिक क्रांति की इंग्लैंड में शुरुआत हुई तो इसी क्षेत्र में हुई। किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, ये प्रश्न है, तो किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, तो ये यूरोप के, या फिर इंग्लैंड लिख लेते हैं, इंग्लैंड के मध्यम वर्ग व्यापारी वर्ग के नेतृत्व में ये शुरू हुआ। ठीक है, नेतृत्व में ये शुरू जो है वो होता है। ठीक, चलिए इतना लिख लिए। अब अगला प्रश्न देखिए, ये सारे सवाल हो गए, कब शुरू हुआ, तो आप लिख सकते हो क्या, 18वीं शताब्दी के मध्य या उत्तरार्ध में, एक समय चला गया, दूसरा अगला समय जा रहा है 50 साल के बाद वाला, या फिर आप ईयर याद रखोगे तो ईयर याद रख सकते हो। कई जगह ये 1780 भी लिखा रहता है, लेकिन ये ईयर का फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ है, इंग्लैंड से शुरू हुआ है। ठीक है, किस क्षेत्र में शुरू हुआ, ऑप्शन में रहेगा कपड़े के उद्योग के क्षेत्र में लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा स्टील के क्षेत्र में लिखा रहेगा, उसमें कृषि के क्षेत्र में लिखा, और एक आध कुछ ऑप्शन और दे दिया जाएगा। तो आप याद रखना कि कपड़ों के क्षेत्र से शुरू हुआ, ये कपड़ों के क्षेत्र में क्रांति आई, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज कारखाने लगने लगे कपड़े बनाने के, तभी तो भारत में पूरा कपड़ों का क्या आ गया, बाढ़ आ गया। कपड़ों से कपास लेकर, भारत से कपास लेकर के जाते थे, वहां मैनचेस्टर में बनाते थे, और मैनचेस्टर से वापस से लोड कर देते थे जहाज में, और भारत में उसको ऊंचे कीमतों पे बेचते थे, और यहाँ पे कपड़ों की बाढ़ आ गई भारत में। और कपड़ों की जब यहाँ पे बाढ़ आ गई, तो यहाँ के जो खादी के जो उद्योग थे, या यहाँ के कुटीर उद्योग थे, कपड़ों के बुनकर जो हाथ से बुना करते थे, वो पूरी तरीके से क्या हो गया, विलुप्त हो गया, क्योंकि जो हाथ से बुने हुए कपड़े होते थे वो ज्यादा महंगे होते थे। और जाहिर सी बात है, कोई अपना श्रम देगा तो वो तो ज्यादा लगेगा ही ना। तो इस तरीके से क्या होता है, भारत में इसका प्रभाव पड़ा। किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, तो इंग्लैंड के जो मध्यम वर्ग थे। मैं हमेशा आप लोगों को बोली हूं ना, किसी भी समाज में क्रांति जितनी ज्यादा शुरू हुई है, अर्थात उस समाज का मध्यम वर्ग सबसे पहले जाग गया है, क्योंकि वो मध्यम वर्ग ही ऐसा, हम लोग मध्यम वर्ग है। आप अपने में उदाहरण देखो, एक आप नीचे कैटेगरी में जाओ, एक ऊपर में चले जाओ। जो नीचे के जो होते हैं, नीचे वर्ग के, निम्न वर्ग के जो लोग आते हैं, जिन पैसा वाला निम्न वर्ग ना, जाति वाला नहीं, पैसा वाला निम्न वर्ग, उनके पास क्या पढ़ने के रिसोर्सेस होते हैं, वो नहीं करते पढ़ाई। आप देख लो, रोजी मजदूरी करने वाले ले दे करके 8वीं 10वीं पढ़ लेते हैं, फिर मजदूरी में लग जाते हैं। तो वो समाज किस क्रांति को लेकर के आ पाएगा, वो नेतृत्व कर पाएगा किसी भी क्रांति का, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके दिमाग में इतनी थॉट है ही नहीं कि कोई परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, उनको बस उनके दिमाग में यही रहता है, कमाओ खाओ सो जाओ, कमाओ खाओ सो जाओ। ऊपर वर्ग में जाओगे, ऊपर वर्ग किसी प्रकार का क्रांति क्यों नहीं करता, क्योंकि जो बनी हुई व्यवस्था है उसको वो बदलना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो व्यवस्था बदलेगी तो उसका अधिकार चला जाएगा,
ठीक है, उसका अधिकार चला जाएगा या उसको कुछ विशेषाधिकार मिले होंगे, वो चला जाएगा। आज अंबानी चाहेगा कि किसी प्रकार की व्यवस्था मतलब कि भारत में क्या आ जाए, भारत में साम्यवाद आ जाए या भारत में समाजवाद आ जाए, उसकी सारी कंपनी को सरकार रख ले, ऐसा अंबानी चाहेगा? नहीं चाहेगा। लेकिन अगर मध्यम वर्ग से पूछा जाए तो मध्यम वर्ग अपना ओपिनियन दे सकता है। आप लोग पढ़ रहे हो, आज आप लोग क्यों पढ़ रहे हो? अपने आविष्कार के लिए, अपनी अच्छाई के लिए पढ़ रहे हो ताकि हम अपना भला कर सके। ज्यादातर जो क्रांति होती है वो मध्यम वर्ग के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि मध्यम वर्ग जो बीच में होता है वो, इसीलिए मध्यम वर्ग के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? बुर्जुआ। कौन सा शब्द प्रयोग होता है? बुर्जुआ। बुर्जुआ जो अपनी बुद्धि का अधिकतम इस्तेमाल करे, बू से बुद्धि याद रखिएगा, तो जो अपनी बुद्धि का सबसे अधिक इस्तेमाल करे, अधिकतम इस्तेमाल करे, उसको क्या कहा जाता है? बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम मध्यम वर्ग को ही होती है, क्योंकि वो ना तो नीचे जा सकते हैं और ना तो ऊपर जाने के लिए वो होड़ में लगे रहते हैं। ठीक है, इसीलिए वो कहलाता है क्या? मध्यम वर्ग। और किसी भी समाज में जब क्रांति आती है तो उसका नेतृत्व कौन करता है? मध्यम वर्ग। जिस समाज में मध्यम वर्ग जितनी जल्दी उभर करके आएगा, याद रखना उस समाज में क्रांति उतनी पहले होगी। तो इस समाज में मध्यम वर्ग क्या है? पहले फ्रांसी क्रांति में भी हमने यही देखा, मध्यम वर्ग ही था ना जो ऊपर आता है, तो ये जो समाज में फैली जो बुराइयां थी उसकी क्या करने लगता है? उसका बहिष्कार करने लगता है। तो मध्यम वर्ग ही होता है। यहाँ पर भी क्या होता है? जो मध्यम वर्ग है वही उभर करके आता है, तो उसी के नेतृत्व में क्या शुरू होगा? आपका औद्योगिक क्रांति जो है वो शुरू होगा। चलिए, एक प्रश्न ये हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न में आते हैं कि क्या औद्योगिक क्रांति एक क्रांति थी अथवा क्रमिक परिवर्तन था? असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में इंटरव्यू भी होता है ना। चलिए समझ लीजिए, आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू देने गए हैं और आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति एक क्रांति थी या एक क्रमिक परिवर्तन था? हाँ, देखो किसी भी देखो, आप शब्द देखो, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक क्रांति। ये जो औद्योगिक क्रांति है ना, ये कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है। पूरे उद्योग में किसी प्रकार का क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो एक इतिहासकार, उनका नाम है, उन इतिहासकार का नाम है हॉब्स बॉम। ठीक है, ये वाला है, बॉबी वाला बॉ है। ठीक है, हॉब्स बॉम। ये कहते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति थी एक क्रमिक परिवर्तन थी। क्रमिक परिवर्तन था। क्यों क्रमिक परिवर्तन था? क्योंकि इंग्लैंड में अचानक से कोई बदलाव नहीं हुआ है भाई। इंग्लैंड में समाज में बदलाव हो रहा था, सामाजिक बदलाव हो रहा था। यहाँ पे सांस्कृतिक बदलाव हो रहे थे, यहाँ पे बौद्धिक बदलाव हो रहे थे, मतलब लोगों की बुद्धि में परिवर्तन हो रहा था। यहाँ पर देखो राजनीतिक बदलाव हो रहे थे। हमने देखा है ना गौरवपूर्ण क्रांति। बिना उसको गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहा जाता है पता है? मैं आगे बताऊंगी। क्योंकि 1600 से लेकर के इंग्लैंड में 1600 से लेकर के 1688 तक जो भी इंग्लैंड में क्रांति हुआ, इसमें एक जन का भी खून नहीं बहा था, एक इंसान का खून नहीं बहा था। इसलिए इंग्लैंड में जो क्रांति हुआ, इसको क्या क्रांति कहा जाता है? गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। हर देश में क्रांति हुआ, क्या कहते हैं, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, हर जगह क्रांति हुए, लेकिन इतने खून बहे थे। लेकिन इंग्लैंड का जो क्रांति था, अच्छा ये क्रांति किस बात के लिए हो रही थी? ये क्रांति जो हो रही थी, ये हो रहा था, युद्ध जो हो रहा था वो संसद और किसके बीच में था? राजा के बीच में था। ठीक है, अधिकारों का। राजा कह रहा था, क्योंकि वहां का संविधान लिखित है क्या? नहीं है। इंग्लैंड का जो संविधान है, ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। तो राजा और संसद के बीच में इस बात को लेकर के विवाद था कि अधिकार राजा के पास ज्यादा होने चाहिए या संसद के बीच में ज्यादा होने चाहिए। इसी बात को लेकर के 88 साल तक ये लोग, इंग्लैंड में गृह युद्ध चलता रहा, लेकिन किसी का खून नहीं बहा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। तो भैया ये राजनीतिक बदलाव हो रहा है ना, तो राजनीतिक बदलाव का भी क्या होगा? औद्योगिक क्रांति में प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे कृषि क्रांति आ रही है। इसी के साथ वहां पर क्या आ रहा है? शिल्प आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ वहां पर क्या आ रहा है? उद्योग आ रहा है। तो बताओ ये सारी चीजें एकाएक एक दिन में हो गई होगी क्या? नहीं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति जो था, जो इंग्लैंड में शुरू हुआ, वो कोई क्रांति नहीं बल्कि क्या है? वो
एक क्रमिक परिवर्तन है। एक क्या है? एक क्रमिक परिवर्तन है। तो अब देखो, अब अगला सवाल उठता है कि अगर ये एक क्रमिक परिवर्तन था तो क्रांति क्यों कहते हैं? है ना? हमने क्या देखो, हर जगह हम क्या शब्द यूज कर रहे हैं? क्रांति शब्द यूज कर रहे हैं ना? तो प्रश्न ये उठता है कि यदि यदि ये एक क्रमिक परिवर्तन था, अच्छा ठीक है, हमने समझा कि एक क्रमिक परिवर्तन था, धीरे धीरे इंग्लैंड में कृषि क्रांति आ रही थी, उससे शिल्प अच्छा हो रहा था, उससे उद्योग अच्छा हो रहा था, उससे क्या हो रहा था? उससे व्यापार अच्छा हो रहा था। इसी की वजह से वहां पे समाज में बदलाव आ रहे थे, क्योंकि वहां का मजदूर वर्ग जो इतने दिनों से किसानी कर रहा था, वो शहर में आकर के बसने लग जाएगा, तो उसकी मांग भी बढ़ती जाएगी। इससे सांस्कृतिक बदलाव भी हो रहे थे, इससे बुद्धि में भी क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था कि अरे अब खेती करने के लिए सिर्फ हल प्रयोग नहीं किया जाएगा, ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाएगा, थ्रेशर मशीन भी अभी आएगा, थ्रेशर मशीन वगैरह का देखो भारत में अभी अभी आया है ना थ्रेशर मशीन। इस समय देखो इंग्लैंड में थ्रेशर मशीन कब का आ चुका है, ठीक है। तो थ्रेशर मशीन का आविष्कार होगा तो ये कौन करेगा? बुद्धि चलेगी तब तो आएगा, है ना? और यदि राजनीति में बदलाव ना होता, यदि बुर्बो वंश कहा था, फ्रांस में हमने बुर्बो वंश देखा, तो फ्रांस में जो बुर्बो वंश की तरह ये लुई 14 16 की तरह तानाशाह चलता रहता, या रूस में जार निकोलस की तरह तानाशाही चला रहता, तो क्या इंग्लैंड में पॉसिबल था कि औद्योगिक क्रांति आ जाती? क्या जार निकोलस या बुर्बो वंश ऐसा, लुई 16 ऐसा करने देता? नहीं करने देता, ठीक है। तो राजनीतिक परिवर्तन भी वहां पर हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सब का नतीजा क्या निकलता है? एक क्रमिक है, ये एक दिन में नहीं होता। जबकि क्रांति का अर्थ क्या होता है? क्रांति का अर्थ मैं आप लोग को समझाई हूं ना। क्रांति को अगर 2 नंबर में लिखने को दिया जाए कि क्रांति का अर्थ क्या होता है, तो क्रांति का अर्थ होता है अमूल चूल परिवर्तन। अमूल चूल परिवर्तन अर्थात किसी भी व्यवस्था का पूर्णतः बदलाव, ठीक है। जैसे ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इसको पूरी तरीके से तोड़ देंगे और एक नया बिल्डिंग शुरू करेंगे, पूरे एकदम नए सिरे से, ठीक है। वही नया न्यू गार्ड करके नए से पूरा, वो क्या होगा? वही है अमूलचूल परिवर्तन। उसी को कहा जाता है एक व्यवस्था के स्थान पर दूसरी व्यवस्था का आ जाना। तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है? वही व्यवस्था तो धीरे धीरे पुरानी व्यवस्था का ही क्रम में परिवर्तन हुआ। फिर भी हम औद्योगिक क्रांति को क्रांति क्यों कह रहे हैं? ठीक है। तब जाकर के हमारे जो इतिहासकार हैं हॉब्स बॉम कहते हैं, अब हॉब्स बॉम कहेंगे। हॉब्स बॉम कहते हैं, देखिए अगर हम इतिहास को उठा करके देखें ना, तो वो कहते हैं कि आग और धातु, आग और धातु के बाद अगर किसी भी चीज ने समाज में इतना बड़ा परिवर्तन किया है, तो वो क्या है? वो औद्योगिक क्रांति है। आग नहीं आया होता तो क्या हम लोग वो जो बाबा आदम जमाने के वो नहीं थे, क्या थे हम? आदि मानव। तो आग नहीं आया रहता तो क्या आदि मानव आज का मानव बन पाता? आधुनिक मानव नहीं बन पाता। और यदि धातु नहीं आता, लोहे की अगर खोज नहीं हुई होती, महाजनपद काल पढ़े हैं ना हम लोग, धातु की ही खोज हुई तब तो मौर्य वंश की स्थापना हुई। अगर मगध का उत्कर्ष क्यों? तो मगध के उत्कर्ष के पीछे हमने क्या देखा था? लोहे की खोज। क्योंकि बैलाडीला कह रही हूँ, झारखंड में, झारखंड की जो सारे खदानें हैं वो कहाँ पर है? जुड़ी हुई है बिहार से, ठीक है। तो अगर वो नहीं प्राप्त हुआ होता तो दो चीजों ने, एक जो है आग, अगर आग नहीं हुआ होता तो हम प्राचीन भारत में जो आदि मानव थे अभी भी कच्चा पका के खाते रहते, ठीक है। आग ने क्या किया? आग ने ये किया कि इंसानों को सिखाया कि आग कैसे, आदि मानव को सिखाया आग कैसे जलाते हैं। तो उन्होंने कच्चे चीजों को भुना करके खाने का शुरुआत किया। सिर्फ इतना नहीं, फिर लोगों ने सीखा कि हाँ यहाँ पे आग लगा देंगे तो ये जगह साफ हो जाएगी, फिर वहां पे हम क्या करेंगे? कृषि करेंगे, वहां पे कृषि करेंगे, वहां पे अपना घर बना सकते हैं। तो आग ने परिवर्तन लाया। उसके बाद धातु, लोहे की खोज होती है 1000 बीसी में, ठीक है। तो लोहे की अगर खोज नहीं हुई होती तो हल का प्रयोग, हल नहीं बना होता, और हल नहीं बना होता तो बहुत ज्यादा मात्रा में जमीन को जोता नहीं जाता, और कृषि अच्छी नहीं होती तो उद्योग व्यापार और नगर नहीं बनते, तो अभी भी हम प्राचीन काल में ही फंसे रहते। तो इसीलिए कह रहे हैं, हॉब्स बॉम कह रहे हैं कि आग और धातु ने समाज को जितना परिवर्तित किया था, इससे ज्यादा अब परिवर्तन करने वाला कोई चीज था तो वो क्या है? औद्योगिक क्रांति। ये जो बदलाव हुए, तो अगर ये बदलाव नहीं हुए रहते, औद्योगिक क्रांति नहीं आया रहता, तो अभी भी हम किसमें फंसे होते? मध्य काल में ही फंसे रहते हैं, हम आधुनिक काल में नहीं आ पाते। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? क्रांति कहा जाता है। ठीक था, तो ये क्रमिक परिवर्तन, लेकिन इसकी विशेषताओं को देखते हुए और समाज में इसको प्रभाव को देखते हुए क्या कहा जाता है? इसको एक क्रांति कहा जाता है।
ठीक है, आंसर मिल गया कि एक क्रमिक परिवर्तन है, लेकिन फिर भी इसको क्रांति इसलिए कहा जाता है। ये लाइन आप लोग को तो मेंस नहीं लिखना है, ये मेंस में लिखने का तरीका है कि आग और धातु के बाद यदि किसी चीज ने समाज को सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वो क्या था, ये औद्योगिकीकरण। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्रांति जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो हमें हमारे इस प्रश्न का भी जवाब मिल गया ना। ठीक है, क्या कहाँ चला गया, ये इस सवाल का भी जवाब मिल गया। अब चलिए औद्योगिक क्रांति शुरू क्यों हुआ, नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति क्यों शुरू हुआ। क्यों क्यों शुरू हुआ, तो एक फॉर्मूला शुरू में आप लोग को बताई थी ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। समाज में अगर कभी भी कुछ नया दिख रहा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, जरूर कुछ ना कुछ आवश्यकता पड़ी होगी, तभी ये लोग आविष्कार किए हैं। ठीक है, तो देखिए उस समय का समाज कैसा हो रहा था। उस समय का समाज जो है वो कृषि प्रधान, थक गए थे बेचारे हल चला चला करके। ठीक है, कृषि प्रधान समाज है, तो कृषि प्रधान समाज को क्या की आवश्यकता थी, एक परिवर्तन की आवश्यकता थी। कृषि प्रधान जो समाज था उसको नई खोजों की आवश्यकता थी, ताकि उनकी खेती में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाए। ठीक है, इसी समय क्या हो रहा है, इंग्लैंड की जनसंख्या बढ़ रही है। इंग्लैंड की जनसंख्या, तो इंग्लैंड की जब जनसंख्या बढ़ रही थी, इनको क्या चाहिए, खाद्य चाहिए, खाना चाहिए। और खाद्य कहाँ से मिलेगा, कृषि से मिलेगा। और कृषि में जब तक अच्छे नस्ल के पशु प्रयोग नहीं होंगे, ठीक है, अच्छी नस्ल अच्छी वैरायटी का अगर बीज नहीं होगा, तो क्या कृषि में किसी प्रकार का बदलाव आएगा। और कृषि में नहीं बदलाव आएगा तो जनसंख्या क्या खाएगी। ठीक है, तो यही जो परिवर्तन हो रहे थे, इसी की वजह से क्या होता है, समाज में औद्योगिक क्रांति जो है वो आती है। ठीक है, तो ये जो है औद्योगिक क्रांति, ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति जो है वो आती है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में ही क्यों। अगला प्रश्न आप लोग का क्या है कि औद्योगिक क्रांति विश्व में कहीं भी आ सकता है, तो इंग्लैंड में ही क्यों। तो एक बड़ा सवाल है, तो चलिए इंग्लैंड में ही क्यों, ये थोड़ा लंबा जाएगा, इसके बारे में देखते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, ये ना पता है इतिहास में, मतलब विश्व इतिहास के जितने टॉपिक है ना, उसमें सबसे सरल अगर कोई टॉपिक है तो वो औद्योगिक क्रांति, सबसे सरल। इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस इसमें कुछ आविष्कार याद करें। अभी तक जितना समझे, कुछ टफ लगा, आराम से आप इसको समझ सकते हो। तो ये सबसे सरल टॉपिक माना जाता है इसमें, जिसमें आपको पढ़ने की भी ज्यादा नहीं जरूरत पड़ेगी, ज्यादा टॉपिक आपको याद करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण था क्या, कृषि में परिवर्तन। कृषि में परिवर्तन। ठीक, इसके बाद इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, इंग्लैंड का जो यहाँ पे उदारवादी समाज, यहाँ पे इंग्लैंड का साम्राज्यवाद, इंग्लैंड की राजनीतिक विचारधारा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य, ये सारे जो है रीजन है जिसकी वजह से इंग्लैंड में ही क्रांति आएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग ये सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक, कृषि में परिवर्तन, या आप कृषि में इसको क्रांति भी कह सकते हो। कृषि में परिवर्तन, ये कृषि में क्रांति कह सकते हैं। तो ये लिख लिए। चलो देखो, पहला टॉपिक उठाते हैं हम लोग। क्या इंग्लैंड में क्या आ रहा है, कृषि में क्रांति आई। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अगर मैं ये बात कहूं
तो ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए कि किसी देश में अगर कृषि में क्रांति ना आए तो उस देश के किसी भी क्षेत्र में क्रांति नहीं आ सकता। ठीक, किसी भी देश में, किसी देश को उठा कर के देख लो आप, अगर उस देश में कृषि में क्रांति नहीं आ रहा है तो किसी क्षेत्र में क्रांति नहीं आ सकता। आज आप भारत में देखो, भारत के किसी राज्य को आप उठाकर देखो, संपन्न राज्य पंजाब, वहां के किसान खुश हैं। जिस देश का किसान खुश है वो देश विकसित हो रहा है, समझो। ठीक है, और किसान कब खुश है? जबकि उसको कृषि में फायदा हो रहा है, कृषि अच्छी चल रही है उसकी, तभी तो किसान खुश होगा। और किस लिए खुश होगा? और जिस देश का किसान खुश होगा, जिस राज्य का किसान खुश है, देखो पंजाब का किसान खुश है, तो पंजाब को देख लो आज कितना डेवलप्ड है। ठीक है, तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है अगर कहा जाए कि कृषि में जब तक क्रांति ना हो तो किसी और क्षेत्र में क्रांति नहीं हो सकता। जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आने से पहले ही, मतलब ये जो 18वीं शताब्दी हमने 1750 पढ़ा ना, तो 1750 से पहले ही 1650 के आसपास ही इंग्लैंड में कृषि में क्रांति आना शुरू हो गया था। ठीक है, इसी समय उसमें बदलाव आने शुरू हो गए थे। क्यों बदलाव लाने? क्योंकि जनसंख्या में क्या हो रही है? जनसंख्या में वहां पर वृद्धि। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर ना और बना लो आप लोग, जनसंख्या में वृद्धि, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनेगा। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि हुआ, वो भी इंग्लैंड में एक कारण बनेगा। क्या? औद्योगिक क्रांति को अच्छा बनाने में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कृषि में जो परिवर्तन था या कृषि में जो आविष्कार थे वो औद्योगिक क्रांति आने से पहले ही शुरू हो गया था। किस प्रकार के यहाँ पर परिवर्तन शुरू हो गए थे? यहाँ पर बाड़ाबंदी, बाड़ाबंदी अथवा इसी को कहा जाता है क्या? चकबंदी। कौन बताएगा मुझे चकबंदी क्या होता है? चलिए, तो ये भारत में भी आया था जैसे ही देश 1947 में जब आजाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी चकबंदी नियम लागू किया गया था। क्या होता है चकबंदी? आप लोग सब किसान के बच्चे हो, आप लोग को पता होना चाहिए चकबंदी। ठीक है, अब पता नहीं वो चकबंदी, ये चकबंदी क्या है कि, चलो बताइए, कोई बताएगा मुझे क्या है? देखो, ये मान लीजिए आपका गांव है। ठीक है, ये आपका गांव है, ये आपका गांव है। इस गांव में इधर 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 तो चलो घर बने हुए हैं, इस एरिया को चलो घरों में बसा दिया। ये सब क्या है? खेत है। ये वाला खेत रामलाल का खेत है, ये वाला खेत जो है श्यामलाल का खेत है। हाँ, अच्छा भूपेंद्र का, चलो उसका भी बना देते हैं। ये वाला खेत पूरा ऐसे, ये भूपेंद्र का खेत है। और मान लीजिए ये वाला खेत जो है वो श्वेता का खेत है। ठीक है, ये वाला खेत जो है वो नागेश का खेत है, और ये वाला खेत जो है हम साक्षी का बना देते हैं। ठीक है, साक्षी का। ठीक है, ऐसे खेत है। अब देखो, ट्रैक्टर आ रहा है या तो थ्रेशर मशीन आ रहा है, श्यामलाल के खेत में जाएगा, घुसना मुश्किल हो रहा है ना, ये जगह देगा नागेश। ठीक है, फिर वो रामलाल का तो एकदम ही छोटा है, यहाँ पे तो थ्रेशर मशीन वाला बोल देगा मैं तो जाऊंगा ही नहीं, वो तो घुसेगा ही नहीं इसके खेत में, मैं जाऊंगा ही नहीं बोलेगा। ये रहा भूपेंद्र का खेत, इसके खेत में तो थ्रेशर बस एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार, क्योंकि लंबा है ना, चौड़ाई कम है। ठीक है, श्वेता के में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि श्वेता का खेत लंबाई और चौड़ाई में अच्छा सफिशियंट है। ठीक है, नागेश का भी ठीक है, ऐसे है। लेकिन अगर इसको ये कर दिया जाए कि सबको हटा करके पूरा एक ही ठो खेत बना दिया जाए, तो यही है चकबंदी। ठीक है, यही है चकबंदी, जिसमें छोटे छोटे खेत को समतल करके एक बड़ा क्या बना दिया जाए? बड़ा जमीन। देखना, आप मूवी वगैरह में देखते होगे, डिस्कवरी चैनल में देखते होगे, इंग्लैंड के खेतों को जब दिखाया जाता है तो कैसे दिखाया जाता है? बड़ा बड़ा दिखाया जाता है। यहां से वहां तक जितना दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी एक ही है ना? जहां तक नजर जा रही है नहीं जा रही है, वहां तक भी क्या है? मक्के की खेती लगी हुई है। यही है चकबंदी। ठीक है, जब खेत के छोटे छोटे बॉर्डर को हटा करके बड़ा उसका कर दिया जाता है तो खेती करने में भी क्या होती है? आसानी होती है। पहली बात, मशीन प्रयोग करने में भी आसानी होती है। और दूसरा, देखो, आप जब बॉर्डर बना करके रखे थे, जब आप बॉर्डर बना करके रखे रहे होंगे तो कम से कम इतना पतला तो रखे ही होंगे ना, रखे रहे होंगे ना। अब ये हट जाएगा, जब आप इसको हटा दोगे तो देखो ज्यादा जमीन मिली कि नहीं, तो इससे क्या हो जाता है? क्षेत्र भी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ये चीज कहां पे शुरू होती है?
इंग्लैंड में। तो उनको ये देने के लिए उसको जो फसल उसका हाँ तो वही देखो, बताओ फसल मतलब जो किसान थे वो, हाँ वही चीज तो यहाँ पे हुआ। एक बड़ा सा आंदोलन चला इंग्लैंड में चकबंदी का, बाड़ाबंदी का, कि जो छोटे छोटे खेत है उन सबको हटा करके क्या कर दिया जाए, बड़ा खेत। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे किसान क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, बहुत सारे किसान भूमिहीन हो गए। तो वही किसान, इसलिए वहां पे आंदोलन चला, फिर वही किसान जो है वो शहर उठ करके आ गए, तो अब उनको शहर में वो कारखानों में काम करेंगे। ठीक है, यही औद्योगिक क्रांति का प्रभाव हुआ कि जब वहां पे किसान भूमिहीन हो गया। अब ज्यादा देखो 10 किसान की आवश्यकता नहीं है, 5 ही लोग मिलकर के कर सकते हैं, क्योंकि मशीन से चीजें होंगी। जमीन तो उनके नाम में ही था, सरकार नाम में, डायरेक्ट नाम में। राजा देखो किसके नाम में था, वहां पे एक आंदोलन चला ना, ठीक है, किसानों के नाम पर ही था, लेकिन एक आंदोलन चला कि अगर देश में कृषि को अच्छा करना है, क्योंकि खाद्य की बड़ी वहां पे कमी हो जाती थी ना। जब वहां पे ठंड आता था, वहां पे विंटर का सीजन जब वहां पर आता था, तो बड़ी मात्रा में जानवरों को मारना पड़ता था। ठीक है, क्यों मारना पड़ता था बड़ी मात्रा में जानवरों को, क्योंकि जानवरों को मार करके उसी उसी उसके मांस को, उसके मीट को क्या रिजर्व करके रखना पड़ता था, और उसी को पूरे विंटर के दौरान खाना पड़ता था। खाद्य की वहां पर क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, और उसी खाद्य की कमी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कृषि में क्रांति लाने की आवश्यकता पड़ेगी, कृषि को अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में जानवरों को वहां पर मारना पड़ता था, और जानवरों को मारने का एक कारण ये भी होता था कि चारा नहीं मिल पाता था। ठंड में तो पूरा बर्फ जम जाता था सब तरफ, तो जानवरों को खिलाने के लिए चारा नहीं बचते थे। वो भी रीजन बनता था कि जानवरों को ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ता था, मारना पड़ता था। तो इन सब के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खेती को अच्छा करना बहुत जरूरी हो गया था। तो यहाँ पर क्या होता है, इंग्लैंड में क्या शुरू होती है, बाड़ाबंदी चकबंदी की शुरुआत होती है। यहाँ पर देखते हैं कि खेतों से पानी निकालने की तकनीकी का यहाँ पे क्या हो जाता है, तकनीकी का यहाँ पे विकास हो जाता है कि हाँ खेतों में पानी नहीं भरेगा तो ये तो अच्छा है ना, दलदल नहीं होगा। ठीक है, यहीं पर खाद डालने की तकनीक, खाद डालने की तकनीकी, जिसको आप क्या कहते हो, क्या कहते हैं, एनपीके, नहीं वो स्पीयर नहीं, देखो देखो ये चीज आप लोग पढ़े होगे, उसमें पढ़े होगे, क्या कहते हैं, अर्थ साइंस में भी पढ़े होगे, और इसमें इकोनॉमी में भी थोड़ा सा पढ़ते होगे कि इसकी रेशियो क्या होती है, 1 2 and 3। ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, पी से फास्फोरस, और ये जो क्या है वो पोटेशियम है। ठीक है, तो ये इस रेशियो में उसको मिलना चाहिए, लेकिन हमें सरकार के द्वारा क्या मिलता है, डीएपी। डीएपी में जो 90% जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन। जबकि देखो नाइट्रोजन को कितनी मात्रा में होना चाहिए, 1 रेशियो में होना चाहिए, लेकिन हम खेत में डीएपी को सरकार फ्री देती है, कम पैसे में देती है करके डीएपी का ही छिड़काव कर रहे हैं कि नहीं। आप लोग सब अपने आप को इमेजिन कर पा रहे होंगे, आप लोग के घरों में भी यही होता होगा, जब खेती का समय आता होगा तो घर में ट्रैक्टर भर भर के डीएपी आता है ना, और उसी को डाले जा रहे हैं। ठीक, तो हमारा जो धान अच्छा नहीं होता उसका कारण ये भी है कि हम अच्छे रेशियो में खाद का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हाँ सीख नहीं पाए हैं। लेकिन ये अच्छी मात्रा में खाद डालने से यील्ड भी, पैदावार भी अच्छी होगी, उत्पादन भी अच्छी होगी। ये आज से 500 साल पहले कहाँ आ गया था, इंग्लैंड में आ गया था। और इस टेक्निक को बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है क्या, जॉस्टन वॉन लिविंग, जॉस्टन वॉन, हाँ हाँ ये मुख्य रेशियो हो कि इसी रेशियो में उसको डालना चाहिए, तभी उसकी पैदावार क्या होगी, अच्छी होगी। किसी एक की भी मात्रा अगर ज्यादा हुई क्या, हाँ हाँ, तो ये साइंटिफिक मेथड है इसका। ठीक है, कि जितना नाइट्रोजन डाल रहे हो उसका डबल आप क्या डालो उसमें, फास्फोरस डालो, और उसके ट्रिपल में क्या डालो आप, हट गया ये भी, पोटेशियम डालो। ठीक है, ये इसका ऑथेंटिक मेथड है, ये आया इसी समय। ठीक है, इसी समय क्या आता है, बीज डालने की तकनीक की, बीज डालने की तकनीक, इसको तो आज तक हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्या, ऐसी चीज देते हैं हम लोग। ठीक है, जिससे बीज भी बहुत सारे क्या हो जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है, ये ड्रिल मशीन की बात हो रही है। ड्रिल मशीन, जैसे एक छोटा सा मशीन होगा जिसमें एक बीज डालेंगे, तो ये ड्रिल मशीन की बात हो रही है। इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था जेथ्रोटल, जेथ्रोटल। तो ऐसा यहाँ पे मिट्टी भी तो ऐसा है, अब लोग दूसरे मिट्टी में ऐसा करेंगे ना, उसी तक बस होगा, यहाँ ऐसे करेंगे सब तक उखड़ जाएगा मतलब।
हाँ, तो उसके लिए उस प्रॉपर तरीके से और उसमें इनोवेशन करके नया वर्ज़न वाला लाया जा सकता है, जिससे मिट्टी ना उखड़े, है ना? अभी आ काम गया, अगर करना अभी चाहे अभी आ गया आने के लिए, हाँ, हाँ, तो वायर से थोड़ा लगाने वाला, हुँ, ऐसा कि डालते जाते हैं, ये एक फ़िल्टर हाँ, तो है। ठीक है। अब देखो और और क्या हो रहा है यहाँ पर फसल चक्र। फसल चक्र की शुरुआत होती है कि इसमें बोला गया कि यदि आप गेहूं की खेती करते हो तो गेहूं के बाद जो है आप सरसों की खेती कर दो, उसके बाद जो है आप जौ लगा दो, तो उस मिट्टी की उर्वरता क्या होगी, बनी रहेगी। ठीक है, तो ये फसल चक्र की जो बात है वो लेकर के आते हैं कौन, टाउनशेड लेकर के आते हैं। आप लोग नहीं भी लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ। ठीक है, देखो कहाँ चल गया, ये वाला है, देखो ये दूसरा है, इसको आगे बताऊंगी। ठीक, इसको फिलहाल इसको जो लिखवा रही हूँ उसको लिख लो, वो पीडीएफ में नहीं है। ठीक, चल चल और क्या होता है, क्या आविष्कार हो रहा है यहाँ पे, फसलों के पशुओं के नस्ल में सुधार। कौन सा पॉइंट है ये, छठवा है क्या? ठीक है, पशुओं के नस्ल में सुधार। हाँ, चल रहा है मिशन, गोकुल मिशन पढ़ते होगे आप लोग। ये जानवरों के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट ना हो करके। ठीक है, रॉबर्ट बैकवेल, कौन है ये, रॉबर्ट बैकवेल। रॉबर्ट बैकवेल ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पशुओं के नस्ल में कैसे जो है वो सुधार होगा, तो इससे मीट भी अच्छा प्राप्त होगा और दूध भी अच्छा प्राप्त होगा। वहां पे हल चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े भैंसा बना रहे हैं जिससे हल अच्छा चले, उन लोग को उसकी आवश्यकता नहीं, उसके लोग बना लिए, मशीन बना लिए। ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था, हाँ हाँ, सिंचाई व्यवस्था। एक बार मेरी बुआ और मेरे चाचा घर में डिस्कस कर रहे थे, पुराने सामान को ना ऐसे वो करके रख रहे थे, जमा के रख रहे थे, संजो के रख रहे थे। तो पुराने घर में जो हल पड़े हुए हैं और क्या बेलन, है ना, वो सब कुछ कुछ सामान जो है उस समय का पड़ा हुआ है, उसको जतन रहे थे, समझो छत्तीसगढ़ी में जतन रहे थे उसको अच्छे से। तो मेरे बुआ और चाचा आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आज इन सब चीजों का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कुछ काम के नहीं है मन, लेकिन देखबे ना एक समय ऐसे आई, मेरे चाचा बोल रहे हैं ना, एकदम शुद्ध किसान है वो, एकदम शुद्ध किसान है एकदम। तो कह रहे हैं कि देखबे एक दिन ऐसे समय आई जब इवन सब चीज के फिर से वापस उपयोग हो ही। मैं मन में बैठ के सोच रही थी हाँ ऐसा होगा, लेकिन कब होगा पता नहीं। तो उसका फिर से इस्तेमाल, हाँ मतलब पर्यावरण इतना ज्यादा वो हो जाएगा इन मशीनों के प्रयोग की वजह से, प्रदूषित इतना हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा प्रयोग हो जाएगा, फिर शायद सरकार एक ऐसी पॉलिसी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता फिर भी नागेश, क्योंकि ये लोग जान रहे हो ना इनका क्या नाम है, वो व्यक्ति जो चांद में, चांद बोल रही हूँ, दूसरे ग्रह, एलन मस्क, वो दूसरे ग्रह में कॉलोनी बसाने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, इस मैटर में वैसे तो बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि हम इस बात पे डिबेट कर सकते हैं कि आप किसके सपोर्ट में हो। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर दूसरे ग्रह में अगर कॉलोनी बसाई जाएगी, सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ ना, तो मान लो 500 करोड़ रुपए लगेंगे, 500 करोड़, ये सिर्फ 500 करोड़ से कई गुना ज्यादा लगेगा, ये मैं छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। 500 करोड़ तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट लगाने में लग जाता है। ठीक है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट सरकार को ग्राम सड़क योजना लाने में भी कई सौ करोड़ लग जाते हैं एक साल का। तो सोचो दूसरे ग्रह में जीवन बसाने में कितने हजारों लाखों करोड़ पैसे खर्च होंगे, उसी हजारों लाखों करोड़ पैसे को पृथ्वी पे ही लगाओ ना, है ना, पृथ्वी पे लगाओ, अब पृथ्वी में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ग्रीन टेक्नोलॉजीज लेकर के आओ, है ना, ये सारी चीजें। कहाँ दूसरे ग्रह में फिर सबको क्या किसमें भर भर के लेके जाएंगे ऊपर, दिमाग, तुम इंटरस्टेलर मूवी देखने के लिए नहीं दे बोले थे, मैं देख रही थी, लगभग 70% देख ली हूँ, तो वही तो चल रहा है उसमें भी, दूसरे ग्रह में जिंदगी खोजी जा रही है बेकार का, मेरे गुस्सा आ रहा था उन लोगों के ऊपर। हाँ उसमें सब खराब हो रहा है फसल, तो तो वही तो पूरा प्रदूषित हो गया, तो इतने तूफान आ रहे हैं कि सारे फसलों को जलाना पड़ रहा है, सिर्फ एक ही फसल पर टिके रहना पड़ रहा है, देख रहे हैं तो सबके सब मक्का ही चबा रहे थे उसमें, उस स्थिति तक पृथ्वी को जाने ही क्यों देना, है ना, उस स्थिति तक क्यों जाने देना।
आविष्कार उतना ही करो ना जितना पृथ्वी अपने आप को वापस रीडेवलप कर ले, शोषण मत करो उनका। ठीक, तो खैर वो अलग टॉपिक है। तो यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था, तो याद रखिएगा मैनचेस्टर एक जगह है कहां पर, इंग्लैंड में। मैनचेस्टर से वेस्ली के बीच में पहला नहर जो है वर्सले के बीच में पहला जो है नहर बनाया गया था, वर्सले के बीच। हम इससे पहले हम लोग बनाए थे, तीसरे जगह बनाए थे, पेपर में आया था। क्या? नहर और बांध बना दिया, तीसरे जगह है। हाँ यहाँ बात नहीं करी। प्रथम, हाँ वही है। इसको बताओ भारत में क्रांति पहले आया है। हाँ ब्रिंडले द्वारा। ठीक है, पहला यहाँ पर क्या बनाया गया, सिंचाई की व्यवस्था। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ, कृषि अच्छा हुआ। कृषि अच्छा होने की वजह से इसका परिणाम क्या निकला, ठीक है, अब देखेंगे। कृषि इतना अच्छा हो गया ना, उसका परिणाम क्या निकला। तो इसका परिणाम ये निकला कि अब जो कारखाने स्थापित हो रहे हैं उसके लिए क्या उपलब्ध होगा, कच्चा माल उपलब्ध होगा। कच्चा माल जो है यहाँ से उपलब्ध होगा। अगर चिप्स की फैक्ट्री लगानी है तो चिप्स, हाँ, अगर कपड़े की फैक्ट्री लग रही है तो कपास कहाँ से आएगा, इन खेतों से ही तो आएगा। तो इसका परिणाम ये हुआ कि कृषि के लिए कच्चा माल इनको जो है वो प्रयोग में आने लगा। इससे क्या फायदा होगा कि उद्योगों के लिए अगर कृषि अच्छा है तो उद्योग के लिए बाजार। देखो, आप अच्छे किसान हो, आप अच्छे किसान हो, ठीक है, आप इस साल मस्त क्या नाम है, भूपेन, कितने लाख का इस बार धान बेचे हो आप लोग, सही सही बताओ, फिर भी एक अंदाजा। नहीं बताएंगे, ये कह रहे ईडी का छापा ना पड़ जाए, है ना। ठीक है, तो देखो, उद्योगों के लिए बाजार, आपके पास पैसा अच्छा है, इस साल आप बढ़िया 10 एकड़ की खेती किए, अच्छा खासा आप लोग को 8-9 लाख जो है मान लो फायदा हो गया। बोलोगे 1-1.5 लाख रुपए की मैं तो पल्सर खरीदूंगा, तो उद्योग को फायदा हुआ। हाँ, तो कृषि अच्छा होगा तो क्या होगा, उद्योगों के लिए बाजार उपलब्ध होगा। कृषि से प्राप्त अधिशेष से या आमदनी से, आप आमदनी लिखो, मैं अधिशेष लिख ली, आप आमदनी लिखो। आमदनी किस काम आएगी, ऋण देने के काम आएगी। आप अब इनके पास मान लो धान बेचने के बाद कितना बच गया, ठीक है, 5 लाख रुपए बच गया। अब वो 5 लाख रुपए को क्या बोलेंगे, काहे के लिए मैं अपने पास रखा रहूंगा। तो फिर कोई उधार लेने के लिए आएगा तो आप ऋण दोगे, और वो उधार लेने वाला किस लिए लेने आया है उधार, ताकि उसको वो कहीं पर कोई कारखाना बना ले। ठीक है, तो कृषि से जो प्राप्त आमदनी थी वो ऋण देने के काम आ रहा है। चलो, आपको ऋण देने का मन नहीं है, पता नहीं वो रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, तो आपने उस 5 लाख पैसे को क्या कर दिया, खुद ही आपने उसको म्यूचुअल फंड में लगा दिया। तो कृषि से प्राप्त जो आमदनी होगी उससे क्या बढ़ेगा, निवेश। तो आप लोग को पता ही होगा कि आप म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाते हो या कहीं भी निवेश करते हो, वो पैसा सरकार लेती है, और उसी पैसे से वो सड़क बनाती है। जो दुनिया भर के जो पॉलिसीज बनते हैं उसके लिए पैसा क्या आता, कहाँ से आता है, आप ही लोग जो बैंक में जो पैसा जो सेविंग अकाउंट में जो डाले रहते हो, एफडी करवाए रहते हो या बीमा करवाए रहते हो, एलआईसी वगैरह, वही पैसा सरकार यूज करती है। उन्हीं पैसों से तो आप ग्राम सड़क योजना देखते हो, स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, जो जितनी योजनाओं के लिए 1000 करोड़, 500 करोड़, 326, एक तो कल किसी ऑप्शन में 326 करोड़ था ना, 326 करोड़, हाँ, ये सब, तो ये सब पैसा कहाँ से आता है, यही पैसे जिसको आपने निवेश किया, उसी पैसे को सरकार क्या करती है, सामाजिक कार्यों में क्या करती है, निवेश करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करती है। तो देखो, कृषि के इतने सारे फायदे होते हैं। हम तो कृषि का बस एक ही फायदा जानते हैं कि खाद्यान्न आता है, खाद्यान्न के अलावा भी इतने सारे फायदे होते हैं। जो फायदा किसको प्राप्त हुआ, इंग्लैंड को प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, इंग्लैंड की भौगोलिक पृष्ठभूमि। अगला वही था ना, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति कहो या पृष्ठभूमि कहो, एक ही बात है। देखो, आपने इंग्लैंड का लोकेशन देखा है, मैं अभी आप लोग को वर्ल्ड मैप यहाँ पे लेके आऊं क्या, कि याद है आप लोग को इंग्लैंड लो, चलो लेके आ जाते हैं। अगर
उसमें क्या जाएगा ना, उसमें देश का नाम दिखा नहीं रहा, उसको सीधा भूल जाएगी। तो छोटू स्पॉन्सर भी करना ऊपर में छोटू सीधा बोले और बीचों बीच है तो खराब फिकर है जिसना बताया देखो ये देखो ये जो देख रहे हो, ये पिंक कलर का जो मैं कर रही हूँ ना, यही इंग्लैंड है। ठीक है, इंग्लैंड। अब देखो ये बीच में बहुत बड़ा गैप है ना इंग्लिश चैनल का, बीच में इंग्लिश चैनल मतलब एक समुद्र का एक बड़ा सा गैप है। ये पूरा जो है ये आयरलैंड है, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये सब मिलकर के इंग्लैंड बनता है। तो बीच में एक गैप है। इधर आप ये पूरा का पूरा ये वाला एरिया जो है वो यूरोप है, जिसमें यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, ये डोवर सी है। ठीक है, ऐसे। तो ये बीच में एक गैप है। इसका अर्थ ये है कि इंग्लैंड एक ऐसी जगह पर है जहां पे किसी प्रकार का बाहरी आक्रमण होने का खतरा बहुत कम है। अगर आपका घर जो है तालाब के बीचों बीच में होगा, ठीक है, तालाब के बीचों बीच में आपके ऊपर कोई आक्रमण करने आ रहा है, तो आप देख लोगे ना आक्रमण करने आ रहा है, तब तक आप क्या बना लोगे, तब तक आप पूरी तैयारी कर लोगे ना, मिर्ची पाउडर लेकर के खड़े हो जाओगे, है ना। एकदम साधारण से उदाहरण से मैं समझाती हूँ आप लोगों को। मिर्ची पाउडर लेकर के खड़े खड़े हो जाओगे, पत्थर लेकर के खड़े हो जाओगे, अंडा लेकर के खड़े हो जाओगे, जैसे ही पास में आएंगे फेंक फेंक के मारोगे। बस इंग्लैंड की स्थिति ही ऐसी है। ठीक है, इंग्लैंड ऐसी जगह पर है कि जब भी वो बाहरी आक्रमण होता है वो हमेशा अपने आप को, देखो इसलिए तो इंग्लैंड को अभी तक कोई देश हरा पाया। इतना हम इतिहास पढ़ लिए, फ्रांस की क्रांति पढ़ा हमने, अमेरिका की क्रांति पढ़ा, तो अमेरिका की क्रांति कोई वो वाला युद्ध थोड़ी था, मतलब हथियारों वाला युद्ध नहीं था, वो तो सिद्धांतों वाला। जहां पे भी कहीं पे हथियारों का युद्ध हुआ है, इंग्लैंड को कोई नहीं पराजित कर पाया है। उसका कारण ये है उसकी भौगोलिक स्थिति। तो ये तो युद्ध की स्थिति की वजह से हो गई कि युद्ध से ये हमेशा क्या रहा है, परे रहा है। ठीक है, कोई इसके ऊपर आक्रमण करने का उतनी जल्दी से सोचता नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण, इसकी भौगोलिक स्थिति देखो, चारों तरफ से, क्योंकि ये द्वीप है और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो चारों तरफ उसके क्या है, बंदरगाह। ठीक है, और जिस देश के पास जितना ज्यादा बंदरगाह होगा, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य वहां का क्या होगा, उतना अच्छा होगा। ये उसकी भौगोलिक स्थिति का फायदा है। इसकी भौगोलिक स्थिति का ये भी फायदा है कि यहाँ पर इंग्लैंड में, यहाँ पर लोहे, लौह अयस्क का लोहा और क्या कहते हैं यहाँ पे, कोयला, लोहा और कोयला बहुत ही उचित मात्रा में क्या है यहाँ पे प्राप्त है। तो इसीलिए एक इतिहासकार यहाँ पर कहते हैं कि इंग्लैंड की जो क्रांति, औद्योगिक क्रांति जो यहाँ पर आई, उसका एक कारण यह क्या है, लोहा और कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधनों की जो यहाँ पर प्रचुरता थी। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की। तो ये जो आप पॉइंट है इसमें लिख लो कि इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति का पहला एक फायदा हुआ कि लोहा और कोयला संसाधन आस पास थे। वहीं से कोई लोहा खोद के निकाला, और लोहा आपको पता है ना, लोहा शुद्ध रूप में थोड़ी ना प्राप्त होता है, लोहे को गलाना पड़ता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है, उससे गंदगी निकालनी पड़ती है, उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा। और गलाने के लिए क्या चाहिए होगा, कोयला चाहिए होगा। तो कोयला कहाँ से प्राप्त हुआ, वो भी बगल में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लोहा और कोयला संसाधन आसपास थे। ठीक है, आसपास थे। तो एक मतलब यहाँ पे ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधनों की यहाँ पे क्या है, प्रचुरता है। प्राकृतिक संसाधनों की क्या है, यहाँ पे प्रचुरता है। तीसरा कारण यहाँ पे लिखोगे कि ये जो है इसकी सामरिक स्थिति मतलब समझते हो ना, सामरिक स्थिति मतलब सुरक्षा की दृष्टिकोण से उसकी स्थिति कैसी है। ठीक है, तो सामरिक स्थिति इसकी क्या है, अच्छी है। तो क्या है, यहाँ पर युद्ध का कोई खतरा नहीं है। तो ये उसकी भौगोलिक स्थिति का, और बंदरगाहों की अधिकता की वजह से, बंदरगाहों की कोई कमी नहीं है, तो बंदरगाहों की अधिकता के कारण, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। ये भी एक कारण बनता है क्या, इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति जो शुरू होती है उसके। बहुत सिंपल रीजन है। आराम से आप लोग कल को आप लोग यूपीएससी का भगवान करे मेंस लिखो तो बहुत काम आएगा ये सब चीज।
सिर्फ यूपीएससी की मेंस की बात नहीं है, आजकल तो वन डे एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन में भी ये सारे पूछ लिए जाते हैं, है ना। पूछ लिया जाएगा कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुई उसके निम्नलिखित कारण थे। एक ऑप्शन दे देगा जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन दे देगा आप लोग क्या है ये इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, तो फिर ऑप्शन लास्ट में रहेगा उपरोक्त इनमें से सभी, तो है ना, ये सब काम आएगा। ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं, इसके लिए आप अच्छे से डिटेल में पढ़े रहोगे तब उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से जल्दी से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि से चलिए तो बताइए क्या फायदा होगा। मैं चाहती हूं कि आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मुझे बताओ कि वहां की जनसंख्या में जो वृद्धि हुआ उसने औद्योगिक क्रांति में क्या भूमिका निभाई, क्या सकारात्मक भूमिका निभाई, क्या अच्छा काम किया वहां की जनसंख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो। जो काम होता है मतलब जो कारीगर है वो ज्यादा मतलब काम करने वाले श्रम साधन, श्रम साधन, हाँ ऐसे कह सकते हो आप। तो उपयोग वो मतलब फैक्ट्री लगाने में या फिर कोई किसी चीज को करने में अब मशीन को चलाने के लिए तो श्रम चाहिए ना, है ना। मशीन तो बना लिए भले ही, ठीक है, लेकिन मशीन को चलाने के लिए भी तो जब जनसंख्या में किसी देश की वृद्धि होती है तो सबसे पहले तो इनको क्या मिला, बाजार, ठीक है। मांग कौन करेगा, अगर बाइक खरीदने वाले ही नहीं होंगे तो क्या बाइक बनाने वाला कंपनी जो है वो बाइक बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो जब किसी देश की जनसंख्या में देखो वृद्धि होती है तो सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि देखो वहां से मांगकर्ता के रूप में जो बाजार है जो यहाँ पे जो लोग होंगे, जनसंख्या जो होगी वो मांगकर्ता के रूप में, मांगकर्ता के रूप में, ठीक है। दूसरा जनसंख्या वृद्धि होगी तो ये श्रम संसाधन के रूप में, हाँ श्रम संसाधन, आज भारत के लिए भी बोला जाता है ना, भारत में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है और यंग पॉपुलेशन के लिए एक इतिहासकार, एक राइटर है ने कहा हुआ है कि यंग पॉपुलेशन दो धारी तलवार होते हैं, दो धारी तलवार। अगर आपने देखो ये हम यंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन मतलब कि काम करने की उम्र से लेकर के रिटायरमेंट की एज के लोग सबसे ज्यादा भारत में है, सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेस जो है काम करने योग्य जो लोग हैं वो कहाँ पर है, भारत में सबसे ज्यादा यंग लोग यहाँ पर हैं। और इनका फायदा उठा करके यदि इनसे काम नहीं लिया जाए तो कल को यही लोग यहाँ पे जेनजी की तरह क्रांति भी करेंगे, ठीक है। ये दो धारी तलवार होता है। यंग पॉपुलेशन होना बहुत अच्छी बात भी है और अगर उसका सही ढंग से प्रयोग ना किया गया तो वो बहुत बुरी बात भी बन सकती है। हाँ, तो चाइना के लोग करते हैं, लेकिन चाइना में क्या हुआ, वन चाइल्ड पॉलिसी ले आए थे जिसकी वजह से वहां पर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम होने लगी, यंग पॉपुलेशन कमी होगी, वहां पे बुढ़े ज्यादा हैं, ठीक है, बुढ़े ज्यादा हैं, इसीलिए वहां की पॉलिसी को अब चेंज कर दिया गया। अब वहां पे 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले लोगों को पैसा दिया जा रहा है, हाँ तो पैसे दिए जा रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो पॉपुलेशन, चलिए अगला कारण हम देखते हैं जो यहाँ पर जो क्रांति शुरू जो होती है उसका आप देखो तकनीकी के स्तर में परिवर्तन, तकनीकी के स्तर में परिवर्तन, इसको ना आप बस हेडिंग दे करके छोड़ दिए रहो, इसको मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तकनीकी के स्तर पे परिवर्तन। अगला जो है संचार साधन, संचार साधन इसको भी ऐसी छोड़ दो क्योंकि ये पूरा फैक्ट है। संचार साधन में देखो इसी समय क्या होगा, रेलवे आएगी, ठीक है। विश्व का सबसे पहला ट्रेन कहां से के बीच में चला था, विश्व का बोल रही हूं मैं, ठीक है। यहीं पे संचार साधन, तो देखो यहीं पर क्या चलेगी, रेलगाड़ी चलेगी पहली बार, ठीक है, रेलगाड़ी यहीं पे चलेगी। यहीं पर क्या चलेगा, टेलीग्राफ आएगा, टेलीग्राफ यहीं पर आएगा, संचार साधन। यहीं पर क्या आएगा, और यहीं पर सड़के मैकडोम, उसका ऐसी कुछ नाम है। आज जो वर्तमान में आप जो डामर का रोड देखते हो ना, और आपको पता होगा कि पूरे विश्व का 95% सड़क क्या है, डामर का ही है। कहीं कहीं पर सीसी रोड आपको देखने को मिलता है, ज्यादा दिन तक टिके करके सीसी रोड बना देते हैं, नहीं तो आप कहीं चले जाओ क्या मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ डामर रोड मिलेगा। ये डामर रोड भी, इससे बड़ा आविष्कार, मैं तो सबसे बड़ा आविष्कार इसी को मानती हूँ, सड़क, ठीक है। साक्षी क्या कह रहे हो, अलग अलग आइडियाज मिलेंगे, हाँ हाँ, श्रमिकों की आसानी आपूर्ति ज्यादा हो पाएगी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, उसका आंसर बता रहे हैं। इसमें थोड़ा लेट में वीडियो पहुंचता है ना,
ठीक है। तो संचार के संसाधन क्या होंगे इस समय, बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ने लगेंगे। अब एक पॉइंट में जो वहां पे लिखी थी देखो, वहां का क्या था, उदारवादी, उदारवादी समाज। इंग्लैंड का समाज ना रूढ़िवादी नहीं था। इंग्लैंड के समाज में किसी प्रकार का वर्ण भेद नहीं है, ना ही वहां पर क्या नहीं है, रंग भेद नहीं है, रंग भेद। तो आप वहां पर किसी के साथ ना तो वर्ण के नाम पर और ना ही वहां पर किसी के रंग के नाम पर भेद करोगे, तो हर व्यक्ति हर प्रकार का काम वहां पर कर सकता है। ठीक है। तो वहां का समाज कैसा था, एक उदारवादी समाज था। ठीक है। अगला पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताई थी, अगला पॉइंट क्या था, वहां की जो राजनीति थी, वहां की राजनीति जो थी वो क्या थी, राजनीति भी वहां पे क्या थी, उदारवादी थी। अर्थात वहां पे क्या था, संसदीय शासन, संसदीय शासन है वहां पर। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद वहां पर कैसा शासन आ चुका है, संसदीय शासन आ चुका है। मतलब कि वहां पर लोकतंत्र या वहां पर प्रजातंत्र की क्या हो गई है, स्थापना हो चुकी है। तो भेदभाव नाम की वहां पर कोई किसी प्रकार की कोई नीति नहीं है, किसी प्रकार की कोई नीति नहीं है। यहां पर हम देखते हैं कई सारे, इतने सारे कारण आप चाहो तो लिख सकते हो। अगला कारण आप लिख सकते हो क्या, उनका साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद से इनको क्या फायदा हुआ, साम्राज्यवाद से फायदा ये हो रहा है कि दो, मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूं, साम्राज्यवाद या जिसको आप उपनिवेशवाद ही कह सकते हो, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की परिकाष्ठा है बोलते हैं ना। किसने कहा था, शायद कार्ल मार्क्स ने कहा है ये बात। ठीक है, कि जो पूंजीवाद जो होती है वो साम्राज्यवाद की परिकाष्ठा है। ठीक, तो यहां पर देखो साम्राज्यवाद से दो फायदा होता है। साम्राज्यवाद से क्या फायदा होता है, एक तो होता है कि किसी बाजार मिल जाता है। ठीक है, बाजार। भारत में जब उन्होंने भारत को जब उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई, तो वहां के सारे कपड़े कहाँ ला करके बेच रहे हैं, बाजार। भारत एक बाजार के रूप में उनके काम आया। और बाजार, और साथ ही साथ इनको कपास चाहिए, तो कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है, वो भी इनको भारत से मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि बंदरगाह इतने सारे हैं। ठीक है, जहाजों का, बड़े बड़े जहाज, भाप इंजन से चलने वाले जहाजों का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो अब जहाजों में लाद करके सामान, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, फ्रांस में जाएगा, अमेरिका में जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, विभिन्न देशों में क्या होगा, जाएगा। तो यही सारे, ये सारे जो हमने देखे, ये रीजन है कि ये जो क्रांति थी वो कहाँ पे शुरू हुई, इंग्लैंड में शुरू हुई। ठीक है। तो कभी आप लोग को पूछा जाए कि ये जो औद्योगिक क्रांति था वो इंग्लैंड में ही क्यों शुरू हुआ, तो कृषि से शुरू करोगे और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे ला करके खत्म करना, और बीच में इतने सारे कारण थे। ठीक है, इतने सारे कारण। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, आविष्कार। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताई कि वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या हुए थे, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में ही ये क्रांति आई थी। ठीक, तो वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में देखो आप लोग को, साक्षी आपको अच्छे से दिख रहा है ना ये, नहीं तो फिर मैं इसको जूम करके जूम करूंगी थोड़ा सा, थोड़ा कर दिया जाए। ठीक है, ये मशीन लोगों को मैं दिखाऊंगी, वैसे आप लोगों को इसमें, आप लोगों को यदि व्याख्याता का पेपर निकालना है भूपेन, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछे जाएगा कि कार्टराइट के द्वारा क्या मशीन शुरू लाया गया। देखो कार्टराइट, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जेम्स हारग्रीव, आर्कराइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कार्टराइट, इनके बारे में, इन तीनों के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, कई सारे एग्जाम में इनके बारे में पूछा गया है। तो जॉन के, इन्होंने फ्लाइंग शटल, मैं दिखाऊंगी, ऐसे नहीं समझ में आएगा फ्लाइंग शटल क्या होता है, मैं पढ़ा के निकल जाऊंगी, आप लोग को नहीं समझ में आएगा फ्लाइंग शटल क्या होता है, तो बताऊंगी मैं भी। 1773 में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में क्रांति पहली आई थी ना, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में ही, तो इसीलिए मैं वस्त्र उद्योग में क्या क्या आविष्कार हुए वो पहले बता रही हूँ। ठीक है, तो वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में सर्वप्रथम जॉन के नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या बनाया, फ्लाइंग शटल बनाया। फ्लाइंग शटल क्या होता है अभी मैं दिखाऊंगी। जेम्स हारग्रीव, उन्होंने स्पिनिंग, स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, स्पिन मतलब घूमना, स्पिन मतलब घूमना होता है। ठीक है, तो इन्होंने स्पिनिंग जेनी की का आविष्कार किया।
आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का इस्तेमाल मतलब बनाया, जो कि जल शक्ति से चलने वाला, मतलब जल के माध्यम से चलने वाला यांत्रिक चरखा है, ये एक चरखा है। हाँ, नहीं नहीं वैसे नहीं, उसमें कपड़ा कहाँ बन पाएगा, मतलब कि जल के माध्यम से, ठीक है, एनर्जी उत्पन्न होगी, उस एनर्जी से वो डायरेक्ट उस मशीन पे नहीं गिरेगा, जल कहीं और गिर रहा, उसके पावर से वो चरखा चलेगा। तो क्योंकि चरखे के ऊपर पानी चलेगा तो कपड़ा कैसे बनेगा, ठीक है, जिसमें अनेक रोलर थे, अभी दिखाऊंगी मैं इमेज। बड़े कारखानों की स्थापना में इन्होंने योगदान दिया, क्योंकि अब बड़े, क्योंकि जब ये आया ना वाटर फ्रेम आया, तो एक मजदूर एक दिन में जितना काम कर पाता था, इस वाटर फ्रेम के माध्यम से 10 मजदूरों के काम एक दिन में होने लगा। ठीक है, 10 मजदूर एक दिन में जितना काम करते, उतना काम ये मशीन वाटर फ्रेम करने लगा। सैमुअल क्राफ्टन जो था वो म्यूल, ठीक है, म्यूल लेकर के आया था, वो उसी में ही कुछ म्यूल फंसा करके काम करने वाली ये कार्कराइट, ये व्हीटने जो है कॉटन जीन। कॉटन जीन क्या था, जैसे कपास देखियो, कपास मतलब पोनी रुई, है ना, वो एकदम फंसा रहता है ना आपस में, बाती बनाने के लिए भी उसको निकालना पड़ता है और वो करना पड़ता है। सोचो वही एक धागा बनता है, जैसे ये कपड़ा कॉटन का बना है, ठीक है, इसमें एक एक लेयर धागे, तो पतले पतले धागे बनते, वो ऐसे बन जाएगा क्या, नहीं, तो कॉटन को पहले साफ करना पड़ता है। तो कॉटन को साफ करने के लिए, बिलौने के लिए जो सामान बनाया गया था वो व्हीटने ने बनाया था, जिसको कहा जा रहा है क्या, कॉटन जीन कहा जा रहा है। ठीक है, ये कपास में बिलौने तेजी से पृथक करने के लिए क्या हुआ, संभव हुआ। रिचर्ड रॉबर्ट्स, इन्होंने बुनाई मशीन बना दिया। और देखो आज सबके घर में जो सिलाई मशीन है, हर किसी के घर में आज सिलाई मशीन होता ही है, जिससे हमारे कपड़े फट जाते हैं तो जिसको हम सिलते हैं, वो किसने बनाया था, एलियास होव सिलाई मशीन। इलियास का कपड़ा भी, इलियास का लुगरा आता है ना, लुगरा दादी लोग पहनते थे पहले, है ना, रुपया नहीं तो इलिया, उस ब्रांड कंपनी का नाम इलियास है, जिस जिस ब्रांड का जो वो लुगरा आता था ना वो। चलिए, तो मैं आप लोग को ये मशीन्स दिखाती हूँ। ठीक, ये है आपका फ्लाइंग शटल, ठीक है। देखो इसमें ये जो धागा है, देखो इसमें फंसा है, तो अब ऐसे ऐसे खींचने की आवश्यकता नहीं है, धागा इसमें फंसा है, बुनकर बुनते जाएगा, क्योंकि इसमें धागा देखो इधर फंसा हुआ है ना, इधर, ठीक है। अब देखो ये एकदम शुरू का मशीन है ना, तो हो सकता है आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो, तो सबको होगी दिक्कत, ठीक, एकदम आविष्कार। ये जो मशीन देख रहे हो ये है फ्लाइंग शटल, ये देख पा रहे हो ये है आपका कॉटन जीन, देखो ये कॉटन दिख रहा है, ठीक है, ये कॉटन को क्या करेगा, इसमें फंसा देंगे तो कॉटन वो दिख रहा है थोड़ा ब्लर, इसको हाँ विकिपीडिया से वो की हूँ मैं, ये उसके अंदर रखा हुआ है, म्यूजियम में रखा हुआ है ये, ठीक है, ये कॉटन जीन है, ये सारे मशीन उस समय आए, ठीक। उसके बाद देखो ये जो मशीन है, ये जो है वाटर फ्रेम है, ये पानी के माध्यम से चलने वाला, पानी के पावर से चलने वाला ये मशीन है। इसमें देखो हाँ, क्योंकि ना मेरे को यहाँ से चमक रहा है तो नहीं दिख पा रहा है ना, इसलिए मुझे ऐसे करके देख पास से चमक रहा है ना, ठीक है। ये आपका वाटर फ्रेम है, ये देखो, ये जो आप मशीन देख पा रहे हो ये स्पिनिंग जेनी है, ये देखो गोल गोल घूमेगी, स्पिन करेगी, देखो कितने सारे धागे इधर फंसे हुए हैं इसमें धागे, और एक लंबा जो है फिर वो कपड़ा चौड़ाई में ज्यादा चौड़े चौड़े कपड़े जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। आप लोग बस देखो, इतना उसमें मत जाओ, कौन सा आप लोग को कपड़े का दुकान थोड़ी खोलना है, कपड़े की फैक्ट कुछ दिन का कुटीर, लघु कुटीर उद्योग में जाकर भी कुछ दिनों के लिए वो करना चाहिए ना, विजिट करना चाहिए, सीखना चाहिए कुछ कुछ। ठीक है चलेंगे, मैं तो आप लोग को पता नहीं कहाँ ना कहाँ लेके जाऊंगी और जा नहीं रही हूँ ठीक है, ये म्यूल है, देखो देखो ये सारे मशीन है एक एक तरीके से। अब बस मैं आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्लास जो है, क्लियर है ना, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सारी इमेज, नहीं तो ऐसे ही बता के निकल सकती थी। लेकिन हाँ ये जानते रहो कि ये सारे मशीन उसी समय, इससे पहले ऐसे कोई मशीन नहीं होते थे, हाथ से बुना जाता था कपड़ा, ठीक है। तो ये चीजों का आविष्कार जिसमें आप लोगों को ये याद आप लोग करोगे, ठीक है, ये आप लोग का, आपका ये होमवर्क है, ये आप लोग के लिए है। ये जितना याद रखोगे, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा ही, चाहे आप लेक्चरार का एग्जाम दो, चाहे नेट का एग्जाम दो, चाहे कोई भी,
मतलब विश्व इतिहास के क्षेत्र में कुछ भी एग्जाम दोगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसके अलावा तकनीकी के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में क्या क्या आविष्कार हुए, आप चलिए उसको देखिए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से ये है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो इसी समय मैं बोली ना, जो डामर रोड आज का देखते हो वो किसके द्वारा बनाया है, मकॉडम। किसके द्वारा बनाया गया, मकॉडम। मकॉडम नामक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा आज आप जो देखते हो ना, जो डामर रोड देखते हो, वो सर्वप्रथम इनके द्वारा ये विधि जो है वो लाई गई थी। ठीक है, अगला देख रहे हो वाष्प इंजन। जो वाष्प इंजन है, वाष्प के माध्यम से क्या चलेगा, ठीक है, कोई भी मशीन जो चलेगी वो किसके द्वारा, टॉमस न्यूकोमेन के द्वारा। नहर बनाने की तकनीक अभी हमने लिखा, जेम्स ब्रिंडले इनके द्वारा था। वाष्प इंजन का जो प्रयोग जो है बाद में जेम्स वॉट ने शुरू किया, उसी में कुछ अलग वर्जन ला करके। शुद्ध लोहा निर्माण की टेक्निक जो थे वो क्या लेकर के आए थे, हेनरी कोट लेकर के आए थे। प्रथम वाष्प चलित नौका, ठीक है, ये पूछा जाता है ये वाला, कौन, रॉबर्ट फुल्टन। मतलब उससे पहले जो चलते रहे होंगे, जो नौका जो चलते रहेंगे दिशा वाले, वो वाष्प के माध्यम से नहीं चल रहे थे, ये जो था वो कुछ और तरीके से चलता रहा होगा। ये नया जो है वो लेकर के आते हैं। ठीक है, रॉकेट लेकर के आते हैं, वाष्प इंजन से चलने वाला क्या, रॉकेट। रबर टायर जो थे, ये रबर टायर मतलब समझ गए, कार का जो मोटर में जो टायर लगता है ना वो, इससे क्या हो गया, इससे यात्रा बड़ा सुविधाजनक हो गया, क्योंकि उससे पहले लकड़ी के लगे रहते थे या लोहे के लगे रहते थे, तो थोड़ा सा ब्रेकर आता रहा होगा तो इतने जोर से दर्द होता रहा होगा, थोड़ा सा इधर उधर होता रहा होगा, तो उसकी जगह पे रबर जो है आ गया। ठीक है, तार यंत्र, इस्पात निर्माण की तकनीकी, ठीक है, अटलांटिक केबल, स्वेज नहर को बनाने में इन्होंने भूमिका निभाई। फर्डिनेंड द लेप्सिस, ठीक है, टेलीफोन देख लो, टेलीफोन आप लोग पढ़ते हो, ग्राहम बेल के द्वारा। ये सारे आविष्कार देखो उसी समय हो रहे हैं ना, औद्योगिक क्रांति के समय ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें आप उसी समय जो है वो देखते हो। ठीक है, तो ये आविष्कार सारे के सारे किस समय हुए, औद्योगिक क्रांति के तहत हुए। तो आपको सारे अभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इंग्लैंड से ही क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्रांति क्यों कहते हैं, क्रमिक परिवर्तन क्यों है, ये सारी चीजें देख रहे। अब लास्ट हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति से प्रभाव क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति से समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, औद्योगिक क्रांति से राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा, औद्योगिक क्रांति से अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या क्या प्रभाव पड़ा। ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, इसको संभाल के रखिएगा, लिखना रहेगा कॉपी में, तो कॉपी में लिख भी लीजिएगा आप लोग, क्योंकि पीडीएफ कई बार क्या हो जाता है, गुम जाता है। इसको लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन इससे पहले जो दो आविष्कार, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जो आविष्कार और उसके अलावा अन्य टेक्नोलॉजी में जो आविष्कार हुए, उसको आप लोग बिल्कुल लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आर्थिक परिणाम क्या होता है। आर्थिक परिणाम में देखो, पहला हम देख रहे हैं क्या, कि उत्पादन एवं वाणिज्य में असाधारण वृद्धि हुई। मैं बताई ना, एक व्यक्ति एक दिन में जितना काम करता था, जब वाटर फ्रेम आया, ठीक है, वाटर फ्रेम जब आता है तो क्या हुआ, ये वो जो मशीन था वो 10 मजदूर जितना काम कर सकते थे, उतना काम वो एक दिन में करने लगा। तो सोचो इससे क्या होगा, इससे उत्पादन बढ़ेगा ना। ठीक है, उत्पादन ज्यादा होगा तो वाणिज्य, मतलब अधिकतम उत्पादन करो और अधिकतम उसको क्या करो, बेचो। तो इससे क्या हुआ, वाणिज्य में असाधारण क्या हो गई, वृद्धि। देखो इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों बातें हैं ना, ये तो सकारात्मक बात हो गया। इससे क्या हुआ, इससे समाज में आर्थिक असंतुलन तो होगा। नागेश ने अपना फैक्ट्री बना करके रखा है, ठीक है, तो उसने वाटर फ्रेम मशीन ले लिया, तो उसके यहाँ उत्पादन ज्यादा है, लेकिन भूपेन की कंपनी में वो नहीं हो रहा है, तो आर्थिक असंतुलन आएगा। एक समाज क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है, और एक समाज क्या हो रहा है, दब रहा है। आज भी वही स्थिति है। ठीक है, आज भी वही। टेलीकॉम सेक्टर जो है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर 2 ही 3 लोगों के पास है, एयरटेल, जियो, बस यही तो है 2 बड़ी कंपनी, और आइडिया एक ठो, और कोई कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन, सब दब गया। ठीक, तो ये चीज होता है, तो इससे क्या होगी, आर्थिक असंतुलन भी समाज में आएगा। नगरों का विकास होगा, डेफिनेटली नगरों का विकास होगा। बड़े बड़े जो लंदन, मैनचेस्टर, ये जो बड़े बड़े शहर होंगे वो इसी समय बनेंगे, तो नगरों का विकास इसी समय हुआ। ठीक है, बैंक या मुद्रा का विकास, अधिशेष बचेगा, ठीक है, तो ऋण लेन देन चलेगा ना,
तो ऋण लेन देन की जो प्रक्रिया है उसको इस तरीके से अनऑफिशियल क्यों रखा जाए, तो ऑफिशियल बना दिया जाए तो क्या बनेगा, बैंक। अनऑफिशियल मतलब समझ रहे हो ना, साहूकारों से जो पैसा लिया जाता है वो अनऑफिशियल तरीका है ऋण लेने का, लेकिन बैंक से जो ऋण लेते हैं वो ऑफिशियल तरीका है। ठीक है, तो कोई ऋण में ना दब जाए और सुसाइड ना करे करके बैंक की स्थापना हो गई। कुटीर, अब देखो नकारात्मक पॉइंट क्या हुआ, कुटीर उद्योग क्या हो गए, कुटीर उद्योग मतलब वही जो हाथों से जो काम होता था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, विनाश हो गया। राष्ट्रीय बाजारों को क्या मिलने लगा, संरक्षण मिलने लगा। राष्ट्रीय बाजारों को संरक्षण कहने का मतलब इंग्लैंड का जो बाजार है, इंग्लैंड के बाजार को पूरी तरीके से संरक्षित कर दिया गया कि इंग्लैंड के बाजार में बाहर से सामान नहीं आएगा। ठीक है, यही होता है, अपनी बाजार को क्या दे देना, संरक्षण दे देना। क्योंकि अगर इंग्लैंड के बाजार में चाइना से सामान आने लगा तो इंग्लैंड का सामान कोई नहीं खरीदेंगे, कोई खरीदेगा नहीं, खरीदेगा। चाइना के सामान क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा। टेक्नोलॉजी में सबसे अच्छी, सबसे किफायती, सबसे भरोसेमंद अगर सामान लेना होता है तो कहाँ से लेते हैं हम, जापान से लेते हैं। ठीक है, लेकिन चलो काम चलाऊ वाला ले लेते हैं, ज्यादा दिन का क्या ही करेंगे, सस्ते में लेना है तो कहाँ से लेंगे हम लोग। इसीलिए आज जापान और चाइना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब देखो औद्योगिक पूंजीवाद का विकास। ठीक है, औद्योगिक पूंजीवाद, पूंजीवाद क्या होता है आप लोग को पता है, पूंजीवाद क्या होता है, जब जब उत्पादन, ठीक है, उत्पादन और संसाधन, किसी प्रकार का कोई भी प्रोडक्शन करना है, उस प्रोडक्शन के लिए जो सामान चाहिए, जब किसी समाज के आम लोगों के, पूंजीपति लोगों के हाथों में होता है, उसको क्या कहा जाता है, पूंजीवाद कहा जाता है। मार्केट में कितनी चीज बनेगी, कितनी चीज बिकेगी, कितने समाज को, कितने सामान को कार बनाना है, 100 मान लो 100 साइकिल बनाना है, वो फैसला सरकार नहीं करेगी। सरकार नहीं कहेगी कि ए अंबानी क्या बना दो, 100 साइकिल बना दो। अंबानी खुद डिसाइड करेगा कि मार्केट की डिमांड के अनुसार से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल मैं 100 साइकिल बनाऊंगा तो वो पूरा बिक जाएगा। तो वो फैसला कौन लिया, तो जब पूंजीवादी ही समाज को कंट्रोल करे कितना उत्पादन करना है, तो उसी को कहा जाता है क्या, पूंजीवाद कहा जाता है। मतलब पूंजीवाद में संसाधन किसके हाथों में है, पूंजीवादियों के, पूंजीपतियों के हाथ में है। ठीक है, जिनके पास पैसा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जिसके पास पैसा है, बिजनेसमैन है, वो तो ऊपर होते जाता है, लेकिन आम व्यक्ति जिसके पास पूंजी नहीं है वो क्या होते जाता है, नीचे चलते जाता। अमेरिका पूंजीवाद है, यूरोप पूरा पूंजीवाद है। हाँ, क्योंकि वो लोग हमेशा, हाँ, दिखाते नहीं है वो चीज, और दान दक्षिणा भी कुछ नहीं करते वो लोग। ठीक है, तो ये हो गया ये इसी वजह से क्या होता है, पूंजीवाद जो है वो आता है, और इसी पूंजीवाद की परिकाष्ठा जो है वो क्या है, साम्राज्यवाद है। अब देखो सामाजिक परिणाम, ये तो हो गया आर्थिक परिणाम। जब समाज में हम परिणाम देखते हैं तो देखते हैं जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब देखो, अब लोगों के जेब में पैसा है ना, तो 2 से तीसरा बच्चा करेंगे, खाने वाला तो है और खिलाने के लिए पैसा भी है ना, और है ना। आज देखो ज्यादातर जो माँ बाप है वो एक ही बच्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई का खर्चा इतना अधिक हो चुका है ना, इतना अधिक जो है पढ़ाई का खर्चा हो गया है कि एक ही बच्चे को हम, मैं ऐसे कई सारे कपल्स को जानती हूँ मेरे उसमें सराउंडिंग्स में, जिसमें वो कहते हैं कि हम एक ही बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा सकते हैं, इसलिए एक ही बच्चा है। मन है कि एक और होता उसके साथ खेलने के लिए करके, लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनकी हैसियत उनको ये कह रही है कि एक ही बच्चे को हम पढ़ा पाएंगे। लेकिन अभी अगर उनका पैसा अच्छा हो जाए तो आराम से दूसरा बच्चा भी करेंगे, तीसरा बच्चा। तो ये चीज देखो उस समय, क्योंकि औद्योगिक क्रांति आई है, लोगों के जेब में पैसा है, तो जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। नए सामाजिक वर्गों का उदय, मध्यम वर्ग नया आया कि नहीं, ठीक है, मध्यम वर्ग एक नया आया, तो इस प्रकार एक नया वर्ग आ रहा है, अच्छा खासा किसान वर्ग आएगा। ठीक है, किसान वर्ग भी अच्छे, इसी किसान वर्ग में कुछ सामान्य किसान भी आएंगे। ठीक है, इसी में कुछ सामान्य किसान भी आएंगे, इसमें कुछ बड़े किसान भी आएंगे, इसमें कुछ भूमिहीन भी आएंगे। तो इस प्रकार नए नए वर्गों का क्या हो रहा है, यहाँ पर नए वर्गों का उदय हो रहा है, सामाजिक वर्गों का। श्रमिकों की दयनीय स्थिति एवं क्या होता है, अस्वस्थ परिवेश। देखो सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी मुंबई में है। ठीक है, जान रहे हो आप लोग, धारावी जो बस्ती है वो, देखिए वहां की स्थिति इंसानों के बसने लायक नहीं है। अब पता नहीं इंसान वहां पे कैसे बस रहे हैं, क्यों, मुंबई सब कमाने खाने जाते हैं। तो यही चीज होता है, जब औद्योगिकीकरण बढ़ता है तो सब शहर की ओर भागेंगे, और शहर की इतनी क्षमता नहीं होती है कि इतने सारे लोगों को संभाल सके, तो क्या बनेंगे, झुग्गी झोपड़ी बनेंगे। बहुत ज्यादा खतरनाक है।
मैं देखी हूँ कुछ वीडियो यार, पता नहीं लोग वहां पे कैसे रहते हैं, मतलब तो नाली चल रहा है, उससे पानी बह रहा है, तो उसी ऊपर बह रहा है। उसी के ऊपर घर में बरसात के समय में वही घर के अंदर भर जा रहा है, वहीं पे ना बीमारी पता नहीं होता कैसे वो लोग इतना शरीर मतलब रेजिस्टेंस बना लेता है ना। देखिए ना, तो उनको लगता है कि हम अच्छा जीवन जिए वो हैं। मानवीय जीवन के मानव के गरिमापूर्ण जीवन के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, चलो तो देखो क्या होता है यहाँ पे, श्रमिकों की दयनीय स्थिति, श्रमिकों की दयनीय स्थिति समझ गए, समाज में क्या प्रभाव हुआ, क्योंकि ज्यादातर लोग शहर में कमाने खाने कारखानों में काम करने जा रहे हैं, तो अब उनको झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ेगा, है ना। तो एक ऐसी बस्ती तैयार होगी जिसमें जो सामान्य, जो मानव संसाधन, मानव की सामान्य जीवन के लिए जो होते हैं ना आवश्यकता, बेसिक नीड, बेयर नीड्स जिसको कहा जाता है, उसकी उनको नहीं प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, संयुक्त परिवार बिखराव हो जाएगा। गांव में मस्त 16-17 लोगों का परिवार होता था, आज देख रहे हो ना आप लोग, आज देख रहे हो एक भाई कहीं और बॉम्बे में कमा रहा है, एक भाई गुजरात में कमा रहा है, एक भाई बंगलोर में पड़ा हुआ है। देखो संयुक्त परिवार की व्यवस्था क्या हो जाती है, जब औद्योगिक क्रांति आती है तो खत्म हो जाता है। नए औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग का वर्चस्व हो गया, व्यापारी लोगों का वर्चस्व हो रहा है, मानवीय संबंधों में गिरावट। जब औद्योगिक क्रांति आती है तो समाज में आता है क्या, मानव तस्करी आएगा कि नहीं, मानव तस्करी इसी समय आएगा। और उसको क्या बोलते हैं, जो नशा पानी करते हैं उसको मादक पदार्थ, मादक पदार्थ यहीं पे आएगा। यहीं पर आएगा क्या, बाल श्रमिक आएंगे, क्योंकि क्या चाहिए, श्रमिक चाहिए। ये सारी बेकार, ये सब औद्योगिक क्रांति का नकारात्मक पॉइंट है। ठीक है, ये सारी वही चीज यहाँ पे लग रहा है कि नैतिक मूल्यों में गिरावट। यहीं पर आएगी क्या, वेश्यावृत्ति इसी समय आएगी। ठीक है, वेश्यावृत्ति, क्योंकि कुछ महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं काम करने के लिए, काम नहीं मिल पाएगा तो इन सारे पैसा कमाने के चक्कर में इन सब चीजों में उतरेंगी। गंदी बस्तियों की समस्याएं, कुल मिलाकर के एक नई संस्कृति का जन्म, एक अलग संस्कृति आएगी जिसमें लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो ये उसका हो गया क्या, आपका सामाजिक परिणाम। उसके बाद राजनीतिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम, अब लोगों के पास पैसा हो गया है, लोगों में बुद्धि का विकास हो गया, तो लोग क्या की मांग करेंगे, लोकतंत्र की मांग करेंगे। आप हमसे टैक्स ले रहे हो तो हमें लोकतंत्र दो, हमें वोट देने का अधिकार दो। तो जब समाज में औद्योगिक क्रांति आती है तो उससे क्या आता है, समाज में लोकतंत्र आता है। औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत आप देख लो ना, अब भारत का उदाहरण देखो, भारत में फ्रांस भी आ गया अपनी कॉलोनी बसाने, डच लोग भी भारत में आ गए। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका इंग्लैंड तो आया ही आया, यहाँ पर पुर्तगाल लोग भी आ गए। तो यही तो उपनिवेश है, यही उपनिवेश है ना। ठीक है, तो औपनिवेशिक, क्योंकि सबको कच्चा माल चाहिए, सबको क्या चाहिए, अपनी बनाए हुए, अपने अपने क्या बोलते हैं, अपने देश में बनाए गए सामानों का बेचने के लिए बाजार चाहिए, ये चीज होता है। मध्यम वर्ग की राजनीति महत्वाकांक्षाओं का उदय, इतने दिनों से जब ऊपर वर्ग के जो राजा कुलीन वर्ग के लोग थे वही बड़े बड़े अधिकारी बनते थे और राजनीति में वही प्रधान चांसलर वगैरह बनते थे, लेकिन अब मध्यम वर्ग भी टैक्स दे रहा है और मध्यम वर्ग के पास भी अब पैसा है, तो वो भी कहेगा मैं भी वो करूंगा, इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे भी टिकट चाहिए। ठीक है, आज देखो आप लोग भी कहोगे ना कुछ दिन बाद, आप लोग तो वैसे अधिकारी बनोगे, लेकिन कुछ लोग का शौक रहता है ना मैं भी राजनीति में जाऊं, तो राजनीतिक आकांक्षाएं भी क्या हो रही हैं, बढ़ रही है। श्रमिक आंदोलन का इसी समय नए नए क्या बनेंगे, श्रमिक संगठन बनेंगे। ठीक है, नए नए श्रमिक संगठन बनेंगे तो श्रमिकों की मांग बढ़ेगी कि हमें मजदूरी अच्छे से दो, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं दो, हमें घर दो, हम 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, हमें एक अच्छा परिवेश दो जिसमें मशीन पता चल रहा 20 साल 25 साल पुराना है ना। तो ये इस तरीके से, तो इस सब चीजों की मांग के लिए क्या होगा, संगठन बनेगा और वही लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो ये जो है राजनीतिक प्रभाव है इसका। ठीक है, और उस वैचारिक परिणाम क्या हुआ, आर्थिक उदारवाद को स्वागत दिया गया और समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद का अर्थ ये होता है, समाजवाद का जब उत्पादन और संसाधन के जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, जब समाज के लोगों के हाथों में होता है तो उसको क्या कहा जाता है, समाजवाद कहा जाता है। ठीक है, और उन समाज के सारे लोगों का नेतृत्व करता एक होगा जिसको कहते हैं क्या, सरकार। तो जब कोयले की खदान पे भी सरकार का बस हो, सारे स्कूल सारे गवर्नमेंट के हो, सारी कंपनीज गवर्नमेंट की हो, कितना कार बनाना है, कितना माचिस का डिब्बा बनाना है, ये सब कौन तय करे, सरकार तय करे, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको समाजवाद कहा जाता है।
क्योंकि जब सरकार सारा कुछ करेगी तो सरकार ही इस बात को इंश्योर करेगी, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करेगी कि समाज के सारे लोगों को कोई चीज क्या मिल रही है, बराबर में मिल रही है। तो ऐसे समय में एक कलेक्टर का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, एक मजदूर का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। लेकिन आज हमारे भारत में देख लो, अडानी और अंबानी के बेटे इंटरनेशनल स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे किसान के बच्चे भात खाया स्कूल में पढ़ते हैं, है ना। कलेक्टर, जो खुद कलेक्टर है, जिले को संभालने वाला है, जिले का अधिकारी है, वो अपने बच्चे को कभी स्कूल में पढ़ाता है? सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता है। तो ये समाजवाद नहीं है। अगर यहाँ समाजवाद होता तो कलेक्टर का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता जिस स्कूल में एक मजदूर का बच्चा पढ़ता है। तो वो होता है क्या? समाजवाद। तो इस तरीके से समाजवाद का भी उदय होगा, क्योंकि समाज में सब भूमिका निभा रहे हैं, व्यापारी भी, मध्यम वर्ग भी, बुर्जुआ वर्ग भी, सब समाज में भूमिका निभा रहे हैं। तो सबको समान चीजों का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बटेगा। तो वो होता है क्या? समाजवाद। यहाँ पर पूंजीवाद और समाजवाद में अंतर समझना। पूंजी, जब पूंजीपतियों के हाथों में सारा स्रोत हो तो वो पूंजीवाद, और समाज, जब समाज के हाथों में सब कुछ हो। लेकिन समाज में सबको कैसे थोड़ा 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 देंगे? तो सबका नेतृत्व कौन करेगा? सरकार करेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रभाव हमने देखा। आप लोग को समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया क्या? औद्योगिक क्रांति। आई थिंक आपको अब सब क्लियर हो गया होगा कि औद्योगिक क्रांति क्यों, कब, कैसे, किस लिए पढ़ा। जो लास्ट देखो ये वाला पॉइंट है, ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा आपको 5 मिनट समझा देती हूँ इसके मॉडल्स। ठीक है, इंग्लैंड में कौन सा मॉडल था? पूंजीवादी मॉडल था। इंग्लैंड में पूंजीवादी मॉडल कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड के जो पूंजीपति लोग थे, ठीक है, इंग्लैंड के जो पूंजीपति लोग थे, वही लोग क्या बना रहे हैं? कारखाने बना रहे हैं वहां पे, जो अच्छे खासे पैसे वाले लोग थे। ठीक है, राष्ट्र जर्मनी में जो औद्योगिक, इसके बाद जो जर्मनी, जैसे इंग्लैंड में जो शुरू हुआ ना औद्योगिक क्रांति, इसके बाद कहाँ चला जाएगा? वो जर्मनी में चला जाएगा। ठीक है, तो जर्मनी में जो औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुई, तो वहां पर क्या था? वो राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कहने का मतलब यहाँ की सरकार जागरूक हुई, और यहाँ की सरकार ने जागरूक होकर के वहां पे औद्योगिक क्रांति में भूमिका निभाई, योगदान दिया, निवेश किया। ठीक है, मतलब यहाँ पे निवेश पूरा पूंजीपति लोग कर रहे हैं, यहाँ पे निवेश कौन कर रहा है? सरकार कर रहा है। अमेरिका में निवेश थोड़े कौन कर रहे हैं? पूंजीपति लोग भी कर रहे हैं, थोड़ा सरकार भी निवेश कर रही है। रूस ऐसा है जहां पे सारा का सारा निवेश कौन करेगा? सरकार करेगी। और फिर हमारा भारत आ जाता है। भारत में एक मिश्रित व्यवस्था है, कुछ सरकार निवेश कर रही है, कुछ जो है यहाँ के राष्ट्रवादी लोग जो है, यहाँ के जो राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग होते हैं। राष्ट्रवादी मतलब राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोग, जिनको राष्ट्रवादी उसी को कहा जाता है जो अपने देश का एक स्वरूप स्वीकार करे कि हाँ, ये भले हम अलग अलग भाषा बोलते हैं लेकिन हम एक ही देश हैं। जो ये मान के चले कि हाँ, भारत मेरा है, भारत के 28 राज्य मेरे हैं, ठीक है, ये इसी का हिस्सा है, वही है राष्ट्रवाद। उसी को कहा जाता है क्या? राष्ट्रवाद। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं गुजरात का हूं, तो वो राष्ट्रवाद नहीं है। अगर आप कह रहे हो मैं भारत का हूं, तो वो राष्ट्रवाद है। ठीक है, पूरे राष्ट्र को एक समझना। ठीक है, विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय भिन्नता होने के बावजूद भी जब आप अपने आप को एक महसूस करो, तो उसी को कहा जाता है क्या? राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा आज खत्म होता है। कल हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1.5 घंटे में ये खत्म हो गया। हाँ, आधा घंटा और बचा है, तो आज ही क्वेश्चन डिस्कस कर ले। ठीक है, मैं इसको खत्म करके करने वाली थी, मतलब एक और लेक्चर में। एक काम करते हैं, इसको मैं एंड कर देती हूँ, फिर एक नया लिंक भेजती हूँ। क्यों? क्योंकि ये उसमें डलेगा ना, ऐप में डलेगा, इसलिए चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कल पढ़ते हैं। देखो मुझे ना उसका आंसर नहीं पता है, लेकिन पता है